आज हम लोग भूगोल के चैप्टर 2 देखेंगे, कृषि के बारे में। पहला चैप्टर खत्म हो चुका है, संसाधन एवं उनके उपयोग, उसके उपयोग के बारे में। आज हम लोग कृषि के बारे में पढ़ेंगे। कृषि तो ऐसे नाम से ही हम लोग पता चल रहा है, कृषि का मतलब क्या है, खेती बाड़ी करना। ठीक है, सिर्फ खेती बाड़ी करना ही कृषि नहीं कहलाता है। जैसे पशु का भी पालन करना, वो भी क्या होता है, एक प्रकार का कृषि होता है। तो अलग अलग प्रकार का कृषि होता है, हम लोग उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ, भारत कृषि के दृष्टि से क्या है, संपन्न राष्ट्र है, मतलब एक बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्र है। यहाँ विविध विविध प्रकार के उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, मतलब अलग अलग प्रकार के उपजाऊ मिट्टी पाया जाता है। यह पर्याप्त तापमान के कारण फसलों की लंबा वर्धन काल मिलता है, मतलब एक बेहतरीन काल मिलता है। अगर तापमान के हिसाब से बोलेंगे तो तापमान के हिसाब से यहाँ पर कृषि करने योग्य जगह है। ठीक है, हिमालय से निकलने वाली सतत वाहिनी नदियों में ग्लेशियरी के पिघलने से वर्ष भर पर्याप्त जल हम लोग को मिलता है। मतलब जो हिमालय के नदी है, उसके जो ग्लेशियर है, उसके पिघलने से हमेशा हम लोग का पूरा साल पानी मिलते रहता है। मौसमी वर्षा भी भूमिगत जल एवं सतही जल हम लोग का पूर्णतः भरण कर देता है वर्षा होकर। ठीक है, वर्षा की वजह से हम लोग को भूमिगत जल भी आसानी से मिल पाता है, जो सतही जल है वो भी मिल पाता है। भारत के सभी कृषि संपदा को यह प्राकृतिक का एक अनूठा उपहार है, मतलब एक अच्छा उपहार मिला हुआ है हम लोग को कृषि करने के लिए। मानसून के स्वभाव के कारण कृषि निर्धारण की वर्षा का बहुत महत्व है। मतलब क्या, यहाँ के मानसून का बात करें कि उसके हिसाब से कृषि यहाँ पर निर्धारित अच्छा होता है। अधिकांश भागों में वर्षा वर्ष के 3 से 4 महीने तक वर्षा अधिकांश भागों में होते रहता है। बट होता है लेकिन असमान, अब हर एक जगह ऐसा नहीं है, कहीं पर कम होता है कहीं पर ज़्यादा होता है। ठीक है, इस कारण से अधिकांश क्षेत्रों में साल में एक ही फसल उगाई जाती है। अब कहीं पर कम होने, कहीं पर ज़्यादा वर्षा होने की वजह से साल में कहीं कहीं बहुत जगह पर एक साल में एक ही फसल उगाई जाती है। मात्र 15% क्षेत्र में ही जहाँ सिंचाई की सुविधा, वहाँ सालों में 2 बार फसल उगाई जाती है। जहाँ पे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, वहाँ पे साल में 2 बार क्या कृषि खेती किया जाता है। ठीक है, अधिकांश क्षेत्रों में शुष्क खेती का प्रचलन है, मतलब जहाँ पे क्या है, पानी का कमी है, जहाँ पे सूखा पड़ा रहता है, अधिकांश यही प्रचलन है, जो हम लोग कृषि करके सिंचाई करके फसल उगाते हैं। अब देखो यहाँ पर लिखा है, वर्षा की सहायता से विकसित कृषि प्रणाली को ही क्या कहते हैं, शुष्क कृषि कहते हैं। मतलब वहाँ वर्षा के सहायता से, वर्षा होगा तभी जाके हम लोग वहाँ पर खेती कर पाएंगे, इसलिए कि वहाँ क्या है, सूखा है, तो उसको हम लोग शुष्क कृषि कहते हैं। भारत में कृषि का महत्व के कई कारण से है। भारत में कृषि का महत्व क्यों है, तो इसका बहुत सारा कारण है। तो कारण में दिया हुआ है कि यह देश का आर्थिक जीवन का प्राण है। मतलब अगर आर्थिक जीवन का बात करेंगे, इससे क्या होता है, कमी नहीं होता है। हम लोग का देश हम लोग को इससे पैसा कमाता है, दूसरे जगह निर्यात करके कृषि से। तो इसलिए यहाँ पे क्या, ये प्राण है एक हम लोग का देश का। लगभग 2/3 भाग जीविका कृषि पर आधारित है। जितना भी हम लोग का जीवन है, ठीक है, जीविका जो है वो हम लोग का 2/3 भाग किस पर आधारित है, तो कृषि पर आधारित है। ठीक है, उसके बाद दूसरा कारण लिखा हुआ है, विशाल जनसंख्या के लिए भोजन कृषि से ही प्राप्त होते हैं। अगर हम लोग का जनसंख्या का बात करेंगे तो हम लोग इंडिया का पता ही है कि जनसंख्या में हम लोग का दूसरे नंबर पे आते हैं। पहला नंबर पर कौन सा, चीन आता है, दूसरे नंबर पर हम लोग का भारत जनसंख्या में दूसरे नंबर पे है। तो उसके हिसाब से कृषि के वजह से ही हम लोग अपना भोजन प्राप्त कर पाते हैं, इसलिए इसका महत्व है। तीसरा दिया हुआ है, कई कृषि जन्य कच्चे माल उद्योगों में प्राप्त किए जाते हैं। अब देखो बहुत सारा ऐसा भी होता है, कृषि का उपयोग करके उसे कच्चे माल उद्योगों में लाया जाता है, तब अलग अलग चीज़ उसका बनाया जाता है। जैसे कपास, सूती वस्त्र का उद्योग, ये सब क्या होता है, जब सूती वस्त्र कब बनाया जाएगा, जब हम लोग को क्या रेशा वगैरह मिलेगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लोग सूती वस्त्र बना पाएंगे। या गन्ना, जो चीनी वगैरह निकालते हैं, तो गन्ना जरूरी है, गन्ना का खेती करना पड़ेगा तभी तो चीनी मिलेगा।
तो ऐसे ही उद्योगों में कच्चे माल की तरह ले जाया जाता है, वहाँ से क्या किया जाता है, अलग अलग प्रकार के हम लोगों को सामान बनाया जाता है जो हम लोग अपने के लिए यूज करते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें दिया हुआ है उद्योग में यूज करने वाला। अब 4 नंबर पे है जलवायु, मिट्टी, अन्य धरातल विविधता के कारण भारत में फसलों की विविधता भी पाई जाती है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि जलवायु, मिट्टी, ठीक है, जब यहाँ का जलवायु का अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जलवायु का मिट्टी जो होता है एक धरातल विविधता के कारण, मतलब सब जगह अलग अलग पाया जाता है फसलों का विविधता, इसीलिए क्या होता है फसल भी अलग अलग पाया जाता है। अब हमारे देश में बात करेंगे तो कहीं पर कोई फसल ज़्यादा होता है, कोई फसल कम होता है, ठीक है, और कहीं पर कोई दूसरा फसल होता है तो कहीं पर कोई दूसरा फसल होता है। इसका कारण क्या है, तो हर एक जगह जलवायु का जो मिट्टी है वो अलग अलग है, ठीक है। अब बहुत सारा खेती होता है जैसे चाय, गन्ना, मोटे अनाज एवं कुछ तिलहनों का उत्पादन भारत में विश्व से अग्रणी है, मतलब सबसे आगे है विश्व में। क्या क्या चीज़ का उत्पादन है, चाय का, गन्ना का, मोटे अनाज का, कुछ तिलहनों भी है जिसमें भारत सबसे आगे रहता है। ये चावल, जूट, तंबाकू, गेहूं, कपास इत्यादि उत्पादन के दूसरे स्थान से चौथे स्थान के बीच में भारत रहता है। अगर पूरा दुनिया का बात करेंगे तो दूसरे से चौथे स्थान पर क्या क्या भारत निर्यात करता है, चावल, जूट उत्पादन करता है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं राष्ट्रीय आय में भारतीय कृषि का मुख्य योगदान होता है। जो राष्ट्र का आय बनता है, ठीक है, जो पैसा आता है, तो राष्ट्र में जो पैसा आता है कृषि का मुख्य योगदान रहता है, वहाँ से 24% का आय कृषि प्राप्त किए जाते हैं। कृषि से 24% आय प्राप्त किए जाते हैं। कृषि का आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार महत्वपूर्ण रहता है, मतलब आंतरिक मतलब कि अंतर का, जो एक देश से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी क्या होता है, व्यापार किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी किया जाता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। तो आंतरिक व्यापार में दिया हुआ रेल की आयात किया जाता है, और विदेशों में तट कर की आय बढ़ाई जाती है, मतलब तट पर जो जहाज वगैरह से सामान एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ले जाया जाता है समुद्र को पार करके, तो वहाँ पे उससे भी क्या होता है, हम लोग का आय बढ़ता है। अब जब यहाँ पर लिखा हुआ है कृषि का मुख्य उद्देश्य भोजन प्रदान करना है। कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि हम लोग को कृषि से ही भोजन मिलता है, तो मुख्य उद्देश्य क्या कहलाएगा, भोजन प्रदान करना या उद्योग में धंधों को कच्चा माल में उपलब्ध कराना। अब जैसे हम लोग क्या होगा, गेहूँ क्या करते हैं, बेच देते हैं, तो गेहूँ क्या होता है कि उद्योग में जाता है, उद्योग में जाके पिसा कर फिर से हम लोग पैक होकर दुकानों में आता है, फिर दुकान से क्या करते हैं लोग आटा को खरीदते हैं। वैसे ही चावल क्या करते हैं लोग, धान को बेच देते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, बोकर धान को उगाकर उसके बाद धान को बेच देते हैं, और धान क्या होता है फिर जाता है उद्योग में, और वहाँ से क्या होता है चावल बन के फिर से मार्केट में आता है, किसके थ्रू, दुकानदार के थ्रू, जो कि फिर दुकानों से लोग खरीद कर खाते हैं। भारत में कृषि भूमि उपयोग, भारत में कृषि भूमि उपयोग के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। भारत में कृषि भूमि उपयोग, जो भूमि का हम लोग उपयोग करते हैं भारत में, तो कृषि पर आश्रित लोगों के लिए भूमि अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है। अब कृषि पर जो भी लोग भूमि पर आते हैं उन लोगों के कृषि पर आश्रित रहने वाले लोग, जो कृषि पर डिपेंडेंट है, ठीक है, उन लोगों के लिए भूमि अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है। अगर भूमि नहीं रहेगा तो कृषि कहाँ से करेगा, तो कृषि करने के लिए भूमि की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह पूरी तरह से भूमि पर निर्भर होती है। इसलिए गांव में भूमिहीनता और गरीबों के बीच सहसंबंध देखने को मिलता है। इसीलिए गांव में भूमिहीनता मतलब भूमि की कमी देखने को मिलता है गांव में, और गरीबों के बीच में संबंध ऐसा देखने को मिलता है। फसलों के उत्पादन में भूमि गुणवत्ता भी व्यापक महत्व होता है। अब देखो, फसल अच्छे करने के लिए भूमि भी हम लोग का अच्छा होना चाहिए। अगर भूमि उपजाऊ नहीं होगा तो क्या होगा, फसल अच्छा नहीं होगा। इसीलिए भूमि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है फसल को उत्पादन करने में। अब हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कृषि योग्य भूमि। यहाँ पर दिया हुआ है कृषि योग्य भूमि, 4 तरह के भूमि सम्मिलित किए जाते हैं। और कृषि करना है तो हम लोग को 4 तरीका की भूमि चाहिए। कौन कौन सा, तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र, चालू प्रति भूमि, अन्य प्रति, कृषि योग्य, व्यर्थ भूमि, ठीक है। कृषि और व्यर्थ भूमि, 4 प्रकार के हम लोग भूमि के बारे में जानेंगे जहाँ पे खेती होता है। तो सबसे पहले लिखा हुआ जनसंख्या की वृद्धि के कारण कृषि योग्य भूमि पर काफी दबाव बढ़ गया।
अब देखो जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है कि रहने के लिए लोग जगह ढूंढ रहा है। अब जगह क्या होगा, बढ़ते जाएगा तो खेती क्या होगा, खेती कम होते जाएगा। अब मान लो पहले यहाँ खेती होता था, अब लोग बढ़ते जा रहे थे, यहाँ पर क्या घर बनाना लोग शुरू कर देंगे, तो अब यहाँ पर खेती करना बंद कर देंगे। तो इससे क्या होगा, खेती में, कृषि में कमी होगा जनसंख्या बढ़ने की वजह से। इसका गैर कृषि कार्यों में लगा लगा उपयोग बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ऐसी परिस्थिति में कृषि का उत्पादन दो ही रूपों में बढ़ाया जा सकता है। अब इस हिसाब से देखेंगे तो जनसंख्या बढ़ रहा है, तो जनसंख्या बढ़ेगा तो हम लोग कैसे कृषि को बढ़ा सकते हैं। तो इसका दो तरीका है कृषि को बढ़ाने का। तो पहला तरीका बताया गया प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि। अब बोल रहा है कि जितना एक हेक्टेयर मतलब प्रति हेक्टेयर मतलब क्या, एक हेक्टेयर में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग फसल को उगाएंगे। कहने का मतलब गेहूँ अगर एक हेक्टेयर में 40 केजी हो रहा है तो हम लोग यही ट्राई करेंगे एक ही हेक्टेयर में 100 केजी गेहूँ हो जाए, कुछ ऐसा हम लोग कुछ करें। तो ये एक पहला तरीका है। दूसरा तरीका ये बताया जा रहा है कि एक कृषि के वर्ष में मतलब एक ही वर्ष में 2 से 3 टाइप का फसल बोले। मतलब एक ही वर्ष में, जैसे एक साल में बहुत जगह क्या होता है एक ही फसल उगाया जाता है, तो ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक ही साल में 2 से 3 टाइप का फसल बोले, तो उससे भी क्या होगा, कृषि का उपज बढ़ जाएगा। तो ये दो तरीका मेन महत्वपूर्ण तरीका बताया जा रहा है। अब यहाँ पे आते हैं, इसके बारे में समझते हैं क्या दिया हुआ है। इस सहस्य गहनता, सहस्य गहनता, तो सहस्य गहनता क्या होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ कुल बोया गया क्षेत्र डिवाइडेड बाय शुद्ध बोया गया क्षेत्र गुने 100। अब यहाँ इसका मतलब क्या है, अच्छे तरीके से समझते हैं इसको। मान लो हम लोग के पास 2 हेक्टेयर, ठीक है, 2 हेक्टेयर का हम लोग के पास खेत है, ठीक है, 2 हेक्टेयर का खेत है। अब इसमें हम लोग साल में वर्ष में एक बार सिर्फ फसल उगा रहे, 2 हेक्टेयर में वर्ष में एक बार फसल उगा रहे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। वर्ष में जो एक बार फसल उगा रहे उसको हम लोग क्या बोलेंगे। अगर मान लो 2 हेक्टेयर मेरे पास जमीन है और साल में सिर्फ एक ही फसल उगा रहे हैं, मान लो गेहूँ, और कुछ नहीं बो रहे, सिर्फ गेहूँ ही बो रहे हैं साल में, तो वो क्या कहलाएगा, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। अगर इसी 2 हेक्टेयर पे साल में 3 फसल उगा रहे, इसी 2 हेक्टेयर पे साल में 3 फसल उगा रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, कुल बोया गया क्षेत्र। अब देखो 2 ही हेक्टेयर में ये शुद्ध बोया गया क्षेत्र में साल में एक बार उगा रहे थे, तो अब 3 बार उगा रहे हैं, तो मतलब 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो कुल बोया गया क्षेत्र कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब कहने का क्या मतलब, 2 हेक्टेयर में 3 बार बो दिए तो हम लोग कुल बोया गया क्षेत्र कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर एक ही साल में 2 हेक्टेयर में 4 बार बो दिए तो कुल बोया गया क्षेत्र कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो कुल बोया गया क्षेत्र कितना हो गया, मान लो कि 4 बार बो रहे, एक ही साल में 4 फसल उगा रहे, तो कितना हो जाएगा, 4 गुना के 8 बाई, और शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना था, 2 था, गुने 100 करेंगे तो इससे जो मान निकलता है वही क्या कहलाता है, शस्य गहनता। ठीक है, वही यहाँ पे एक साल में 3 फसल बोया गया है, इसलिए यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, 6/2 गुना 100, तो इसे यहाँ पे से आ गया 300% शस्य गहनता। ठीक है, इसके बारे में समझ में आ गया। यहाँ पर 300% निकाल कर दिखा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ है शस्य गहनता का प्रभावित करने वाले कारक, मतलब किसके वजह से क्या क्या जरूरी है, क्या क्या हम लोग प्रभावित करता है शस्य गहनता को। तो सिंचाई, उर्वरक, उन्नत बीज, यांत्रिकरण, कीटनाशक, कृषि उत्पादन में उचित मूल्य। कहने का मतलब कि अगर हम लोग साल में एक से ज़्यादा बार खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए, उसके लिए उर्वरक होना चाहिए, खाद वगैरह हमेशा खेतों में देना पड़ेगा, उन्नत बीज होना चाहिए, ऐसा बीज होना चाहिए जो कम समय में हो जाए। मान लो कि गेहूं का खेती, गेहूं को जब हम लोग बोते हैं उसको होने में कितना मंथ लग जाता है, लगभग 3 मंथ या 4 मंथ के आसपास लग जाता है। तो ऐसा उन्नत बीज बनाए जो कि 2 ही मंथ में गेहूं तैयार हो जाए, इसी को हम लोग बोलते हैं उन्नत बीज। यांत्रिकरण का मतलब ये हुआ कि सब हम लोग मशीन का व्यवस्था रखें, खेती कर रहे
तो सारा मशीन का व्यवस्था रखे, कहने का मतलब आसानी से हम लोग जोत बोल दे, ठीक है, आसानी से काट ले मशीन के द्वारा। कीटनाशक भी होना चाहिए, बहुत सारा आता है कि क्या होता है कीट, क्या होता है जो दवा आता है जो कि कीटाणु वगैरह की वजह से क्या हो जाता है कि फसल खराब हो जाता है, तो उसको मारने के लिए कीटनाशक दवा आता है, तो उसका उपयोग करें। कृषि उत्पादों में उचित मूल्य, मतलब कृषि उत्पादकों में उचित मूल्य लगाए, ठीक है, मतलब ज़्यादा मूल्य पर बिके, इसलिए लोग उगाएंगे। तो ये सब बातें हैं शस्य गहनता का प्रभाव। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर हम लोग बात करेंगे तो पंजाब की तुलना में बिहार क्या है, शस्य गहनता क्यों कम है, तो यहाँ पे कम क्यों है इसके लिए यहाँ पढ़ना है, तो क्यों कम है उसको पढ़ते हैं। पर लिखा हुआ भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र बढ़ने की संभावना बहुत कम है, मतलब भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र बढ़ने की संभावना बहुत कम है, लेकिन शस्य गहनता की वह विकल्प है जिससे भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। एक शस्य, तो यहाँ पे क्या है कि शस्य गहनता ही एक महत्वपूर्ण है जिससे हम लोग कृषि को उत्पादन बढ़ा सकते हैं, इसलिए जमीन को तो नहीं बढ़ा सकते, जमीन डे बाय डे घटते जा रहा है, इसलिए जनसंख्या बढ़ रहा है, तो शस्य गहनता ही एक उपाय है जिससे हम लोग कृषि को बढ़ा सकते हैं। अब निवेश उपयोग का मतलब क्या होता है, पूंजी लगाकर सिंचाई, खाद, उन्नत बीज, मशीन का आदि का उपयोग करना। अगर निवेश उपयोग का मतलब होता है कि पूंजी लगाकर, पैसा लगाकर सिंचाई खाद करे, सिंचाई करे, खाद का खरीद कर उसमें उसका उर्वरक बढ़ाए, ठीक है, मशीन का उपयोग करे, ये सब होता है निवेश उपयोग। हम यहाँ पर आते हैं, भारत में अधिकांश भाग उष्णकटिबंधीय जलवायु होने के कारण यहाँ पर्याप्त तापमान और प्रकाश रहता है। कहता है, बोल रहा है कि भारत में अधिकांश भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु है। तो सबसे पहले समझते हैं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र किसको बोलते हैं। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र उसको बोलते हैं जहाँ पे ज़्यादा ताप मिलता है, जहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, वहाँ पर हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है, या उसका वहाँ का क्लाइमेट बोलेंगे, जलवायु, ठीक है। जैसे कि हम मैप में दिखाना चाहेंगे इसको, ये वाला पार्ट यहाँ पे, अब देखो ये पूरा पृथ्वी का पार्ट है। अब पृथ्वी में ये जो इसका सीधा वाला पार्ट यहाँ जो बीच में जो सूर्य के प्रकाश डायरेक्ट यहाँ पर पड़ता है, मेरा कर्सर पर ध्यान देना, सूर्य के प्रकाश डायरेक्ट यहाँ पे पड़ता है, तो ये जो पूरा इतना पार्ट है ये वाला उष्णकटिबंधीय पार्ट कहलाता है, मतलब यहाँ पर सूर्य का प्रकाश आसपास पूरा डायरेक्ट यहाँ पे पड़ता है, इसलिए उष्णकटिबंध। अब भारत ज़्यादातर उष्णकटिबंधीय में ही क्षेत्र में ही आता है, ठीक है, भारत कहाँ पे आता है, उष्णकटिबंध क्षेत्र में ही ज़्यादातर आता है, इसलिए यहाँ पे उष्णकटिबंधीय क्लाइमेट मिलता है, ठीक है, जलवायु मिल जाता है, जिसकी वजह से खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। पर्याप्त तापमान मिल जाता है, ठीक है, इसके कारण आर्द्रता कृषि के प्रकार और फसलों के प्रकार तथा उत्पादन पर निर्धारित करने वाले महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है। तो हम लोग ये पढ़े थे ह्यूमिडिटी पढ़े थे, आर्द्रता मतलब क्या, नमी होता है, ठीक है, नमी की वजह से भी कृषि एक महत्वपूर्ण उत्पादन का काम करता है। जब फसलें केवल वर्षा वाला प्राप्त नमी के आधार पर पैदा की जाती है तब वर्षा घोषित कृषि या सर्वाधिक कृषि कहते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब हम लोग वैसा फसल जो वर्षा द्वारा प्राप्त किया गया है, जो ऐसा पैदावार जो वर्षा से प्राप्त किया गया है, उस फसल को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्षा पोषित कृषि बोलेंगे या वर्षाधीन कृषि कहते हैं, वर्षाधीन कृषि कहते हैं किसको, जो ऐसा कृषि वैसा फसल जो वर्षा के कारण हुआ है, जो वर्षा होने के कारण हुआ है, उसको हम लोग बोलेंगे वर्षाधीन कृषि या वर्षा पोषित कृषि, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में होने वाले कृषि को, जब एक साल में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, ये वर्षा को मापने का यूनिट है जो कि सेंटीमीटर में मापा जा रहा है, 75 सेंटीमीटर से अगर कम वर्षा होती है एक साल में, तो वैसे वहाँ पर जो कृषि होगा उस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, शुष्क भूमि, ठीक है, या कृषि। अब आते हैं, अगर 75 से अधिक वाला वर्षा क्षेत्र होगा, जब 75 से अधिक
बारिश होगा, एक साल में 75 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होगा, उस भूमि को क्या बोलते हैं? तो आर्द्र या भूमि कृषि कहते हैं इसको, ठीक है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर दे रखा है कि भारतीय कृषि कुल इतना प्रतिशत भूमि पर वर्षाधीन कृषि करते हैं, ठीक है। मतलब इतना प्रतिशत भूमि पर वर्षाधीन, मतलब जहाँ पे वर्षा कितना होता है, 75% से कम वर्षा, सॉरी वर्षाधीन किसको बोलते हैं? जो वर्षा के वजह से खेती किया जाता है उसको हम लोग वर्षाधीन बोलते हैं। और उसका कितना प्रतिशत हम लोग भारत में होता है? तो 38.67% होता है। मोटे अनाज, अब मोटे अनाज क्या होता है उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इतना जानते हो कि मोटे अनाज होता है कुछ दाल, तिलहन, कपास आदि सर्वाधिक फसल के उदाहरण है, ठीक है। वर्षाधीन फसल के मतलब ये सब वर्षा से ही होता है, ठीक है। बिना वर्षा के ये सब फसल नहीं हो सकता, मतलब पानी जरूरत ही जरूरत है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पढ़ते हैं शुष्क भूमि कृषि की विशेषता। अब जहाँ पे सूखा रहता है, कृषि सूखा भूमि रहता है, उसका विशेषता क्या है कृषि करने का? तो वर्षा जल के संरक्षित करने की विधियों को प्रयोग किया जाता है ताकि शुष्क समय में उसका उपयोग। अब जब मान लो जब बारिश नहीं हो रहा है तो हम लोग वहाँ पानी कहाँ से लाएंगे? तो करते क्या है, जो वर्षा होता है उस वर्षा जल को संरक्षित करके रखते हैं हम लोग। वर्षा जल को संरक्षित करना पड़े थे जल संरक्षण में, ठीक है, जल संसाधन में। तो वर्षा जल को क्या करेंगे? संरक्षित करके रखेंगे, वही जल यूज करेंगे जब बारिश नहीं होगा। तो आगे दिया हुआ है आवश्यकता से अधिक जल के भूमिगत जल से पूर्ण भरण के लिए संरक्षित रखा जाए। मतलब जितना हम लोग को जरूरत है उतना, आवश्यकता से अधिक जितना जरूरत है उससे ज़्यादा भूमि जल को पूर्ण भरण करके रखा जाए, मतलब भर के रखा जाए, खर्च नहीं किया जाए। यहाँ पर दिया हुआ है शुष्का के आधार पर यहाँ मिट्टी के ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है। अगर सूखने के मतलब यहाँ पर पानी नहीं होने की वजह से जो मिट्टी का ह्यूमस कहेंगे तो ह्यूमस का मात्रा बहुत कम होता है। ह्यूमस मतलब क्या होता है कि वहाँ पे फसल उपजाऊ नहीं होता है, मतलब कहने का मतलब मिट्टी में उर्वरक की कमी रहती है। यहाँ पर सूखने के मतलब शुष्का मतलब वही शुष्कता, ठीक है। इसका मतलब वही है कि मतलब जो सूख जाता है, ठीक है, उसके कारण मिट्टी के ऊपरी परत पर वायु द्वारा कटाव हो जाता है। मतलब वायु क्या, हवा वगैरह चलता है तो ऊपरी परत क्या हो जाता है, यहाँ से धूल कण उड़ के दूसरी जगह चला जाता है, इसलिए यहाँ पर वायु द्वारा कटाव हो जाता है, वही चीज लिखा हुआ है। शुष्क भूमि कृषि अधिकांश गरीब किसान करते हैं। शुष्क भूमि पर कौन कृषि करता था? अधिकांश गरीब किसान करते हैं, जिसके पास उन्नत कृषि करने के लिए पूंजी एवं आवश्यक साधन का अभाव होता है। अब उन्नत अच्छे कृषि करने के लिए इन लोगों का पैसा और साधन का अभाव होता है गरीब किसान के पास। कृषि के द्वारा यहाँ आम आय कम प्राप्त होती है। अगर भारत का बात करेंगे तो कृषि से ज़्यादा आय प्राप्त नहीं हो पाता, इसलिए ज़्यादा लोग कृषि करना नहीं चाहते, जिसकी क्षतिपूर्ति पशुपालन द्वारा की जाती है। जिसके मतलब इसके जगह पर लोग क्या करते हैं? तो पशुपालन करते हैं। आजकल बहुत पशुपालन चल रहा है, मुर्गी पालते हैं लोग, मछली पालते हैं लोग। पशु में तो मछली नहीं आएगा, लेकिन मुर्गी ये आ गया, खस्सी बकरी का जो पाल के बेचते हैं लोग, उससे भी लोग कमाते हैं। आज जनसंख्या वृद्धि के दबाव के कारण यहाँ चारागाहों खेतों में बदलता जा रहा है। पहले क्या होता था, चारागाह अलग से रहता था, मतलब बकरी का चराने का जगह अलग से रहता था, बकरी भैंस वगैरह चराने का जगह अलग से रहता था। लेकिन आजकल ये खत्म होते जा रहा है। क्यों? इसलिए कि कृषि करने के लिए खेती कम पड़ जा रहा है। क्यों? तो जनसंख्या में वृद्धि के कारण हम लोग की जनसंख्या क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो चूंकि गरीब किसान शुष्क भूमि कृषि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब एक दूसरे पर डिपेंड है। शुष्क भूमि पर कौन कृषि करता है? तो गरीब किसान। इसलिए गरीब किसानों के उत्थान के लिए सरकार ने कई योजनाएं बनाई है, ठीक है। बनाई है मतलब जैसे दिया हुआ है कौन कौन सी योजना बनाया गया है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम, रोजगार में बदले अनाज कार्यक्रम, नरेगा आदि बहुत सारा कार्यक्रम रखा गया है। शीघ्र तैयार होने वाली फसलों का बीज तैयार करना, ऐसा फसल का बीज मतलब जो तुरंत पक जाए, तुरंत हो जाए, ठीक है, कम टाइम में। कृषि का नई तकनीक
का विकास करना, ये सब परियोजना बनाया जा रहा है। जल छीजन, जल छीजन क्या होता है? तो वाटर वेस्ट, मतलब वाटर को बर्बाद नहीं करना, ठीक है। जो वाटर वेस्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं, वन संग्रह की तकनीकों पर प्रचार करना, मतलब वाटर वेस्ट नहीं करने के लिए, वाटर का बचाव करने के लिए प्रचार करना। पशुपालन और मुर्गी पालन के कृषि पूरक अंग के रूप में विकसित किया जा रहा है। मतलब आज के डेट में पशुपालन और मुर्गी पालन पर ध्यान दिया जा रहा है। ये टाइप की कृषि एक है, ठीक है। कुटीर उद्योग एवं घर लघु उद्योग की विकसित किया जा रहा है। मतलब कुटीर मतलब क्या कि बड़ा उद्योग और लघु छोटा उद्योग का विकसित किया जा रहा है। अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थाएं तथा केंद्रीय शुल्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था शुष्क भूमि एवं अन्य कृषि क्षेत्र संबंधित समस्याओं को निदान के लिए कार्य कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया हुआ है जो कि शुष्क भूमि कृषि पर काम किया जा रहा है। अब कृषि का प्रकार दिया हुआ है, कृषि का कौन कौन सा प्रकार होता है। तो सबसे पहले कृषि के प्रकार में दिया हुआ प्रारंभिक जीविका कृषि, जो सबसे पहले से चलते आ रहा है। उसके बाद गहन जीविका कृषि, वाणिज्यिक कृषि। अब प्रारंभिक जीविका कृषि क्या होता है? जो पहले से लोग करते आ रहे हैं। प्रारंभिक जीविका कृषि क्या होता है? जो प्राचीन काल से ही लोग करते आ रहे हैं, उसी तरीका से आज भी लोग करते आ रहे हैं। परंपरागत तरीके से भूमि पर खेती की जाती है। औजार भी काफ़ी परंपरागत यूज किया जाता है, जो पहले यूज किया जाता था, जैसे कि हल वगैरह आज भी लोग यूज करते हैं। कुदाल एवं खुरपी का उपयोग करके खेती करते हैं। जमीन की जुताई गहराई तक नहीं हो पाती है सबके से। कुदाल और खुरपी से क्या होगा? ज़्यादा गहराई तक जुताई हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जैसे तैसे क्या करते हैं, बीज बो दिया जाता है, फिर फसल काट लिया जाता है। इसको हम लोग कृषि में आधुनिक तकनीक के निवेश का अभाव रहता है। इसमें क्या होता है कि कोई नया टेक्निक यूज नहीं किया जाता है, जो पहले जैसे किया जाता था वैसे ही किया जा रहा है। उसी को हम लोग प्रारंभिक जीविका कृषि कहते हैं। इसलिए उपज कम होता है। इसलिए इसके कारण क्या होता है? इसको उपज कम होता है। भूमि का उत्पादकता कम होने के कारण, मतलब उस पर उत्पादन ज़्यादा नहीं हो पाता है। फसल प्रति इकाई उत्पादन बहुत कम हो पाता है। कृषि का उदाहरण कर्तन दहन प्राणी है। इसका मतलब एक उदाहरण लेंगे तो कर्तन दहन प्राणी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि ये क्या होता है। देखो, इसमें क्या किया जाता है ना कि मान लो कि जंगल है, तो जंगल को क्या किया जाता है? जला दिया जाता है, ठीक है। जलाने से क्या होगा? जो जलेगा, राख बनेगा, वो क्या करेगा? उर्वरक का काम करेगा। अब उस उर्वरक का काम करेगा तो वहाँ पर क्या करेगा? लोग खेती कर लेगा लोग, ठीक है। अब एक बार वहाँ खेती कर देगा लोग, फिर वहाँ पर खेती करके अनाज काट लेगा, छोड़ देगा। उसके बाद दूसरे जगह फिर जलाएगा लोग। अब जब वो दूसरे जगह जलाएगा लोग, फिर वहाँ पर खेती करेगा, तब तक यहाँ पर क्या होगा? फिर से जंगल हो जाएगा, फिर से घास फूस जम जाएगा, तो फिर से यहाँ पे जलाएगा लोग। तो मतलब इंटरवल में करता है, एक बार यहाँ, एक बार वहाँ, एक बार वहाँ, ऐसे लोग खेती करते रहता है। ये क्या है? पारंपरिक तरीका, जो पहले लोग ऐसे ही खेती करते थे। अब देखो, अब इस ये जो कर्तन दहन प्राणी जो प्रणाली होता है, कर्तन दहन प्रणाली, ये एक तरीका है खेती का। तो अभी हम बताएं कि क्या तरीका है। इसको अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि हम लोग उत्तर पूर्वी राज्य असम का बात करेंगे, मेघालय का बात करेंगे, मिजोरम का बात करेंगे, नागालैंड का बात करेंगे, तो ये यहाँ किस नाम से बुलाया जाता है? तो झूम के नाम से, ठीक है। अब मणिपुर में बात करेंगे तो वहाँ पे पामलू के नाम से, तथा छत्तीसगढ़ में बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ और बक्सर जिले की बात करेंगे तो यहाँ पर बुलाया जाता है, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, समथिंग निकोबार द्वीप कुछ लिखा हुआ है। हाँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस नाम से बुलाया जाता है? तो दीपा के नाम से बुलाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं गहन जीविका कृषि। अब ये क्या होता है? तो यह कृषि देश के अधिकांश हिस्से में की जाती है जहां भूमि की जनसंख्या का दबाव अधिक है
वहाँ इस प्रकार की कृषि पद्धति अपनाया जाता है जिसमें क्या होता है, श्रम की अधिकता होती है, मतलब मेहनत की ज़्यादा जरूरत होती है। ठीक है, पर परंपरागत कृषि कौशल का भी इसमें भरपूर उपयोग किया जाता है। जो पहले से लोग करते हैं उसका भी उपयोग किया जाता है, और ज़्यादा मेहनत करके ये कुछ अलग तरीका से किया जाता है। ये खेती कब किया जाता है, जब जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रहा है और भूमि का कमी हो रहा है तब। इसमें क्या होता है देख लेते हैं। भूमि की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए परंपरागत ज्ञान, बीजों की रख रखाव एवं मौसम संबंधी अनेक ज्ञान की इसमें उपयोग किया जाता है। अब देखो, इसमें भूमि का उर्वरक बनाने रखने के लिए इसमें परंपरागत जो ज्ञान दिया गया है, पहले से जो ज्ञान दिया उसको ध्यान में रखते हैं लोग। ठीक है, बीजों का रख रखाव, बीज को हम लोग कैसे रखेंगे तो अच्छा रहेगा, वो आगे चल के हम लोग फिर इसको बोएंगे तो अच्छे फसल में कन्वर्ट हो जाएगा। मौसम का भी ध्यान रखा जाता है, कौन सा मौसम में कब हम लोग खेती करेंगे तो अच्छा होगा फसल। ऐसा नहीं जब मन करे, जो मन करे उस टाइम उसका फसल कर लेंगे। ठीक है, तो मौसम के हिसाब से लोग फसल करते हैं। तो ये सब का ज्ञान रखते हुए लोग जो फसल करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं गहन जीविका कृषि, मतलब सूझबूझ के साथ खेती करना। ठीक है, जनसंख्या बढ़ते जत्थों का आकार काफी छोटा हो गया है। वैकल्पिक रोजगार के अभाव में जरूरत से अधिक जनसंख्या इस प्रकार कृषि का संलग्न है। इस तरह के छिपी बेरोजगार के स्वरूप प्रस्तुत करती है। मतलब अब यहाँ क्या है कि अब बहुत सारी जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, तो अब क्या हो रहा है कि ये बहुत लोग बेरोजगार रह रहा है, तो इस तरह से खेती करके लोग अपना जीवन काट रहे हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं व्यापारिक कृषि। तो व्यापारिक कृषि क्या होता है, जो व्यापार करने के लिए कृषि किया जाता है। मतलब व्यापार करने का मतलब कि जो कृषि मान लो किए तो उसको क्या करते हैं लोग, कृषि करके बेच देते हैं। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे कृषि का प्रकार, वो सब क्या था कि लोग अपने खाने के लिए, अपना भोजन बनाने के लिए लोग कृषि कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे अब आता है कृषि, व्यापारिक कृषि, मतलब लोग इससे कमाने के सुविधा बना दी है। ठीक है, इससे लोग कमा सकते हैं। कैसे, तो क्या करते हैं लोग, बहुत बड़े मात्रा में क्या करते हैं लोग, कृषि करते हैं। जो अनुकूल ये सब फसलें व्यापार उपजाई जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा मात्रा में खेती करते हैं लोग। अब वहाँ से जो अनाज उगता है क्या करता है लोग, वहाँ पे उद्योगों में पहुँचा दिया जाता है। ठीक है, कच्चा अनाज उद्योगों में पहुँचा दिया जाता है। और ये जो खेती होता है ना, ये पूरा टेक्निक से होता है, मतलब नया तकनीक से होता है। ठीक है, जो भी नया तकनीक आया, पूरा मशीन वगैरह लोग रखते हैं, कीटनाशक दवा, उर्वरक वगैरह, सिंचाई वगैरह, जितना चीज चाहिए सारा चीज यूज करते हैं, मतलब पैसा पूरा खर्च करते हैं इस पे। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में खेती होता है, और खेती होने के बाद जो फसल होता है वो क्या किया जाता है, उद्योगों में पहुंचा दिया जाता है कच्चा माल के रूप में। अब वहाँ पे कच्चा माल के रूप में जाता है, अब वहाँ से तैयार होकर फिर से मार्केट में आता है, जो कि दुकानें दुकानें होकर फिर से उसको बेचा जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं व्यापारिक कृषि। ठीक है, अब इसमें कुछ और भी चीज लिखे, कीटनाशक वगैरह यूज करते हैं तो हम बता ही दिए। कृषि पद्धति भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप व्यापक रूप में पंजाब। अब हरित क्रांति क्या होता है, तो हरित क्रांति के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले पढ़ लेते हैं। अपनाया गया, सबसे पहले हरित क्रांति कहाँ पे अपनाया गया, तो व्यापक रूप से पंजाब और हरियाणा में अपनाया गया। ठीक है, अब मुख्य रूप से गेहूं की खेती की जाती है। पंजाब एवं हरियाणा में बासमती चावल की कृषि पद्धति अंतर्गत उपजाई जाती है। कौन सा, पंजाब और हरियाणा में बासमती। अब रोपण कृषि की एक प्रकार के व्यापारिक कृषि है। रोपण कृषि क्या है, एक प्रकार की व्यापारिक कृषि है। इस कृषि के उद्योग भांति मैनेजर एवं मजदूर व्यवस्था होती है। इसके मतलब काम करने के लिए मैनेजर रखा जाता है, मजदूर को रखा जाता है। इस तरह प्रकार के रोपण कृषि किया जाता है। जो मिल मालिक की तरह ही इसके कृषक की स्थिति होती है। ठीक है, जो मिल मालिक होते हैं उसके प्राप्त सारा उत्पादन उद्योगों में भेज दिया जाता है। तो हम लोग पढ़ चुके, उद्योग में भेज के वहाँ पर फिर से वहाँ पे जो माल का तैयारी होता है, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं गेहूँ, जैसे गेहूँ भेज दिया जाएगा तो गेहूँ से क्या बन जाए, आटा बन के फिर से मार्केट में आएगा। देखो, हरित क्रांति मतलब क्या होता है कि जो चीज़ हम लोग नए टेक्निक का यूज करते हैं खेती करने में, तो हम लोग उसको हम लोग बोलते हैं हरित क्रांति। ठीक है, अब यहाँ पर पढ़ते हैं
भारत में चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला, रोपण फसलें। चाय आसाम, दार्जिलिंग। चाय कहाँ पे मिलता है? आसाम और दार्जिलिंग में। कॉफी कहाँ पे मिलता है? कर्नाटक में मिलता है। रबर कहाँ पे उगाया जाता है? तो केरल में। ठीक है, क्योंकि इसके फसलें मुख्यतः व्यापार के लिए उपजाई जाती है। ये सब जो फसल है मुख्यतः सिर्फ व्यापार करने के लिए उगाई जाती है। ऐसा नहीं कि लोग अपने खाने के लिए चाय वगैरह का बागान लगाते, कभी नहीं। ये सब व्यापार करने के लिए ही सब खेती होता है। गन्ना का खेती हो गया, गन्ना से क्या निकलता है? चीनी मिलता है। इसके लिए परिवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ से वहाँ जाने के लिए यात्रा के साधन एवं प्रचार मतलब कम्युनिकेशन, बातचीत लोग करते हैं, विकसित होने का परम आवश्यकता है। ये सब जरूरी है इसके लिए। परिवहन, यातायात के साधन एवं संचार। परिवहन मतलब क्या हो गया कि एक जगह दूसरी जगह जाने का रास्ता होना चाहिए, यातायात होना चाहिए, यातायात का साधन होना चाहिए। संचार मतलब एक जगह से दूसरी जगह बात करने का उपाय होना चाहिए, तब तो भेज पाएंगे। फसल प्रारूप। अब फसल प्रारूप क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। फसल प्रारूप मतलब फसल का एक फॉर्मेट कैसे तैयार होता है। ठीक है, तो फसल को 3 भागों में बांटा गया है। देखिए, फसल समूह को हम उपजाते हैं इस प्रकार से। कैसे? 3 प्रकार से, मतलब ऋतु के हिसाब से। ठीक है, मौसम के हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि ऋतु के हिसाब से 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, मतलब सीजन के हिसाब से। तो सीजन के हिसाब से 3 भागों में फसलों को बांटा गया है। सबसे पहला है रबी फसल, खरीफ का फसल, जायद। ठीक है, जायद को हम लोग गर्मा फसल भी बोलते हैं। तो रबी फसल होता क्या है? तो सबसे पहला हेडिंग याद रखना है कि रबी फसल क्या होता है। तो रबी फसल उसको बोलते हैं जो अक्टूबर से सितंबर के मध्य में बोया जाता है। रबी फसल उसको बोलते हैं जो अक्टूबर से सितंबर के बीच में बोया जाता है। मतलब अक्टूबर में बोया जाता है और दिसंबर में काटा जाता है। तो उस फसल को हम लोग बोलते हैं रबी फसल। अभी क्या लिखा हुआ है? ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य में काटा जाता है। सॉरी, यहाँ पर कुछ, हाँ, रबी फसल इसको बोलते हैं जो अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में बोया जाता है। ठीक है, इसको याद रखना है। और काटा कब जाता है? अप्रैल से जून के मध्य में। अप्रैल से जून के मध्य में काटा जाता है। तो मतलब बोने का समय अक्टूबर से दिसंबर, काटने का समय अप्रैल से जून। तो उस फसल को हम लोग क्या बोलेंगे? रबी फसल बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल में हो गया गेहूँ, जौ, चना, ये सब टाइम में रबी फसल में ये सब आता है। ठीक है, मटर, मसूर, सरसों इत्यादि। ठीक है, रबी फसलों की खेती देश के विस्तृत भागों में की जाती है, किंतु देश के पश्चिमी राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, इसके विशेष राज्य है जहाँ पे रबी फसल उगाया जाता है। ठीक है, यही वह क्षेत्र है जहाँ हरित क्रांति के फलस्वरूप हम खदान में स्वावलंबी हो गए हैं। ठीक है, मतलब हरित क्रांति के फलस्वरूप, हरित क्रांति का यूज करके हम लोग अच्छे खासे रबी फसल का उत्पादन करते हैं। ठीक है, हरित क्रांति क्या है? यहाँ पर कुछ आवश्यक, हरित क्रांति का मतलब क्या है? तो यहाँ पर कुछ आवश्यक शर्त दिया हुआ है। नई तकनीक से द्वारा विकसित प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन, मतलब 1 हेक्टेयर में कितना, एक नया टेक्निक यूज करके हम लोग पहले जितना खेती 1 हेक्टेयर में जितना अनाज होता था उससे ज़्यादा उत्पादन जब करते थे हम लोग बोलते हैं कि हरित क्रांति का यूज कर रहे हैं। सिंचाई का संसाधन हम लोग जब अपनाते हैं, जैसे कि नहरों से पानी लाना। ठीक है, ये सब सिंचाई का संसाधन जब अपनाते हैं, नया टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, रासायनिक खाद का जब यूज करते हैं, रासायनिक कीटनाशक दवाइयाँ का यूज करते हैं, तो ये सब मुख्य उत्पादन होने वाले, हरित क्रांति से उत्पादन होने वाले चीज़ का यूज करना पड़ेगा, तभी जाके हम बोल सकते हैं कि हम लोग हरित क्रांति का उपयोग कर रहे हैं। अब बोल रहा है कि हरित क्रांति के फलस्वरूप क्षेत्रों में अब कई पर्यावरणीय समस्या उभर के आ गई। मतलब हरित क्रांति के तो हम लोग यूज तो करते हैं, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, पर्यावरण खराब होता है। ठीक है, तो हरित क्रांति यूज करने से फायदा है कहीं पर, तो कहीं पर नुकसान भी है। ठीक है, अब आते हैं खरीफ के फसल के बारे में। तो खरीफ के फसल तो सबसे पहले याद रखना, बोया कब जाता है?
तो वर्षा ऋतु में बोई जाती है, ठीक है। जब वर्षा होती है तो वर्षा ऋतु हम लोगों के पास कब आता है, तो जून जुलाई में, ठीक है। जून जुलाई में वर्षा ऋतु आता है। और तो इसको हम लोग बोलेंगे जब कब बोया जाता है, तो वर्षा ऋतु में। खरीफ फसल कब बोया जाता है, वर्षा ऋतु में। काटा कब जाता है, तो सितंबर से अक्टूबर में काटा जाता है। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। उपजाऊ के प्रमुख इसमें क्या उगाया जाता है, धान का खेती ज़्यादातर होता है। इस खरीफ फसल में ज़्यादातर धान का खेती होता है और रबी फसल में ज़्यादातर गेहूं का खेती होता है। और कुछ मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग वगैरह का भी खेती इसमें किया जाता है। चावल खेती मुख्य असम और कहा बंगाल में किया जाता है। बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के कोंकणीय तटीय प्रदेश में भी किया जाता है। कुछ वर्षा हरियाणा में भी किया जाता है, पंजाब में भी किया जाता है, ठीक है। बासमती चावल का उपजाऊ होता है हरियाणा, पंजाब में। भारत में जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ धान के 3 फसलें उगाई जाती है। जहाँ पे ज़्यादा फसल होता है वहाँ धान का 3 उपजाऊ होते हैं। कौन कौन सा, औस, अमन, बोरो, ये 3 उपजाऊ होते हैं कि नाम से जाने जाते हैं, 3 नाम से जाने जाते हैं जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है। अब जानेंगे जायद के बारे में, ठीक है। तो जायद क्या होता है, तो जो जायद खेती उसको बोलते हैं जब खरीफ और रबी के फसल के बीच में जो ग्रीष्म ऋतु पड़ता है उसके बीच में जो खेती किया जाता है तो उसी को हम लोग जायद फसल कहते हैं। सॉरी, उसको हम लोग जायद या गर्मा फसल कहते हैं। कब, जो खरीफ और रबी के बीच में जो जगह बचता है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं जी, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे जब रबी का फसल होता है, ठीक है। तो रबी का फसल होता है तो क्या होता है कि हम लोग अब अप्रैल में काट लेते हैं। अप्रैल के बाद क्या होता है, कुछ समय बच जाता है, खाली जगह रहता है। देखते हैं गेहूं कटने के बाद क्या होता है, 2 महीना तक पड़ती पड़ा रहता है खेत। तो उस बीच में जो फसल उगाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जायद फसल। जैसे कि इसमें धान भी कोई कोई उगा लेता है, ठीक है। मकई, सब्जियों का खेती कर लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर खेती क्या होता है, खीरा का वगैरह का, ककड़ी का, कद्दू का, ये सब का खेती किया जाता है, तरबूज वगैरह का। उसी को यहाँ पर टेबल के हिसाब से दिया हुआ है तो इसको नम रट लेना है, ठीक है। टेबल के हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है। इन 2 प्रमुख कृषि, अब हम लोग पढ़ेंगे मुख्य फसलें के बारे में, ठीक है। एक एक करके सारा फसल के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहला पढ़ना है चावल, ठीक है। अब चावल के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले कि यहाँ पे क्या है। यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न फसल है, यहाँ क्या है, चावल प्रमुख खाद्यान्न फसल है। अधिकांश जनसंख्या निर्भर किस पर है, चावल पे है। विश्व का 22% चावल क्षेत्र कहाँ है, भारत में। विश्व का 22% चावल क्षेत्र कहाँ पे है, तो भारत में है, ठीक है। कुल कृषि भूमि कितना है चावल के लिए, 23% का कुल कृषि भूमि है चावल के लिए सिर्फ, ठीक है। चावल की कृषि के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं निम्नांकित किए गए हैं, ठीक है। चावल होने के लिए एक अनुकूल दिशाएं बताया गया है, क्या क्या होना चाहिए। तो तापमान, सबसे पहले तापमान कितना होना चाहिए, ठीक है। तो तापमान के बारे में दिया हुआ है कि कम से कम कितना, 24 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, ठीक है। बोते टाइम कितना होना चाहिए, तो 21 डिग्री सेल्सियस। और बढ़ते समय जब बड़ा हो रहा है तो उस टाइम 24 डिग्री। और काटने का टाइम कितना होना चाहिए, 27 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। अब वर्षा कितना होना चाहिए, बारिश कितना उसको चाहिए, पानी कितना चाहिए, तो 125 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता होती है किसका, चावल की खेती करने के लिए। अब मिट्टी कौन सा होना चाहिए, तो अत्यंत उपजाऊ मिट्टी होना चाहिए। कौन सा, जलोढ़ मिट्टी। कौन सा मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी होना चाहिए, ठीक है। जो चिकना दोमक मिट्टी होता है वो भी रह सकता है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा उपजाऊ किस पर होता है, जलोढ़ मिट्टी पे। अब यहाँ पर दिया श्रम। तो श्रम मतलब क्या होता है, मेहनत। इसमें लोगों को क्या करना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है चावल की खेती करने के लिए। तो ऐसे भी हम लोग को पता है इसमें रोपनी कटनी बहुत सारा चीज़ होता है, तब हम लोग को अनाज मिल पाता है।
तो इसमें मेहनत की ज़्यादा ज़रूरत है। अब उत्पादन और वितरण, कहाँ पर उत्पादन इसका होता है और कहाँ पे कहाँ कहाँ फैला हुआ है भारत में। तो भारत में अधिकांश चावल जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र में तथा डेल्टा एवं तटीय भागों में उत्पन्न किया जाता है। कहाँ कहाँ पे? तो जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र में, और डेल्टा और तटीय क्षेत्र किसको बोलते हैं? जो समुद्र के किनारे होते हैं वहाँ पर उत्पन्न किया जाता है। अतिरिक्त कहाँ होता है? हिमालय पर्वत के निचली घाटियों में, जो हिमालय पर्वत है वहाँ के निचली घाटियों में भी किया जाता है। सीढ़ी नुमा खेतों में, अब सीढ़ी नुमा खेत भी बताए थे, मतलब सीढ़ी जैसे होता है ना, एक स्टेप ऊपर फिर थोड़ा सा ऊपर फिर ऊपर, ऐसे सीढ़ी की तरह बनाया गया रहता है, वैसे खेती भी किया जाता है। कहाँ पे? दक्षिणी पठार में के घाटी में, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ दिया हुआ, सतलज गंगा के मैदान में सिंचाई की सहायता से चावल की कृषि उल्लेखनीय प्रगति की है। मतलब सतलज जो गंगा नदी है, ठीक है, वहाँ के उसके उसके नदी के कारण जो सिंचाई का व्यवस्था है वो अच्छा हो गया, जिसकी वजह से चावल किया जाता है। मुख्यतः उत्पादन कहाँ पे होता है? राज्य कौन सा राज्य में? तो पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, केरल, तमिलनाडु आदि, ठीक है। और पश्चिम बंगाल में चावल तीनों ही किस्में उगाई जाती है। अब पश्चिम बंगाल में तो चावल का पता ही होगा, पश्चिम बंगाल में क्या होता है, चावल लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वहाँ तीनों किस्में चावल का तीन किस्में देखे जाए, तीनों किस्में यहाँ पे उगाया जाता है। इस मैप में दिखाने की कोशिश किया गया चावल का वितरण कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है चावल का। तो यहाँ पे दिया हुआ है प्रमुख क्षेत्र और गौण क्षेत्र। प्रमुख मतलब प्रथम, कहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है, गौण मतलब सेकेंडरी, ठीक है। प्रथम कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, तो कुछ जगह यहाँ पे दिखाया गया है कलर से, जो कि यहाँ पर कलर पता ही नहीं चल पा रहा है। अब आते हैं गेहूं के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो गेहूं क्या है? अगर हम लोग भारत में बात करेंगे तो चावल के बाद गेहूं दूसरे प्रमुख खाद्यान्न फसल है, ठीक है। हमारे देश के दूसरे प्रमुख खाद्यान्न फसल है। हमारे देश के विश्व का दूसरा बड़ा उत्पादक है क्या? गेहूं। देश से कि विश्व का दूसरा बड़ा उत्पादक है। देखो बहुत जगह क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, उत्पादक और निर्यात। उत्पादक मतलब हम लोग यहाँ पर कितना फसल उगा रहे हैं, तो गेहूं कितना उगा रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पर विश्व का दूसरा स्थान है। किसका? गेहूं का। भारत का दूसरा स्थान है, ठीक है, उत्पादक में। अब निर्यात पर मत चले जाइए, निर्यात यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। विश्व का करीब 10% गेहूं उत्पादन करता है। कितना? विश्व का 10% गेहूं कहाँ पे? भारत में उगाया जाता है। यह जाड़े की ऋतु में उगाया जाता है। कब इसको बोया जाता है? तो जाड़े की ऋतु में हम लोग देखते भी है, जनवरी में या दिसंबर में। पकते समय खिली हुई धूप की आवश्यकता होती है, उस टाइम पकते समय धूप की आवश्यकता होती है। इसके लिए पानी कितना चाहिए? तो 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। अगर 100 से ज़्यादा अधिक वर्षा होती है तो खेती क्या हो जाता है? नुकसान हो जाता है, गेहूं का फसल नुकसान हो जाता है, जैसे कि अभी हो रहा है। बारिश की वजह से गेहूं खराब हो रहा है। 100 सेंटीमीटर से की वर्षा समरेखा गेहूं एवं चावल प्रधान क्षेत्र का अलग करती है, ठीक है। मतलब अगर 100 से ज़्यादा हो रहा है वर्षा, मतलब वहाँ पे आसानी से क्या चावल उगाया जा सकता है, और 100 से कम है तो गेहूं के लिए अच्छा है, ठीक है। सहायता गेहूं के 20 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा क्षेत्र में भी उगाया जा सकता है। मतलब इतना सिंचाई करके हम लोग अगर 20 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा भी हो रहा है फिर भी हम लोग गेहूं उगा सकते हैं। बताया हुआ 1967 ईस्वी में देश के हरित क्रांति आई। हरित क्रांति कब आया था? तो 1967 ईस्वी में, ठीक है। इसका अधिक प्रभाव हमारे देश के गेहूं की खेती पर पड़ा था। इसका अधिक प्रभाव कहाँ पड़ा था? देश के गेहूं की खेती पर। 70 से 80, 1970 से 71, 1960 से इसका तुलना करेंगे तो कितना दोगुना हो गया था। गेहूं का खेती कितना हो गया था? दोगुना हो गया था। मतलब 10 साल में ही गेहूं का खेती दोगुना हो गया था। किसके कारण? तो हरित क्रांति के कारण, ठीक है। लगभग 1.5 गुने में वृद्धि भी हो गया था। मतलब पहले जितना था उससे 1.5 गुना से वृद्धि हो गया था गेहूं की खेती में। भारत में
प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन अभी भी उन्नत देशों के तुलना में बहुत कम है। अगर प्रति हेक्टेयर का बात करेंगे, 1 हेक्टेयर में जितना यहाँ पर गेहूं होता है वो बहुत कम है दूसरे कंट्री के हिसाब से, दूसरे देश के हिसाब से। हमारे यहाँ 1 हेक्टेयर में जो जितना केजी गेहूं होता है वो बहुत कम है दूसरे कंट्री के कंपेयर से, ठीक है। कुल गेहूं उत्पादन 2/3 हिस्सा पंजाब में होता है, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में होता है। मतलब पूरा इंडिया का बात करेंगे तो गेहूं 2/3 भाग कहाँ पे पाया जाता है, तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का देश का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादन राज्य है। अगर राज्य का बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है गेहूं के, तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है, जहाँ लगभग 1/3 गेहूं पैदा किया जाता है। और बिहार, पश्चिम बंगाल जैसे गैर पारंपरिक क्षेत्रों में इसकी खेती बढ़ी है, ठीक है। यहाँ पर भारत और पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, बिहार और पश्चिम बंगाल में गेहूं का खेती बढ़ा हुआ है, ठीक है। इधर दोनों राज्य मिलकर देश का 8% गेहूं का उत्पादन करती है। मध्य प्रदेश का मालवा के पठार, मध्य प्रदेश में क्या है, एक मालवा का पठार है, जहाँ महाराष्ट्र में गेहूं की कृषि बड़े क्षेत्र पर फैली, मतलब बड़े क्षेत्र पर की जाती है। कहाँ पे, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में। अब हम लोग पढ़ेंगे मोटे अनाज कि मोटे अनाज क्या क्या होता है, ठीक है। तो मोटे अनाज क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो मोटे अनाज किसको किसको बोलते हैं, ज्वार, बाजरा, रागी देश के प्रमुख मोटे अनाज में आते हैं। इसके प्रचुर मात्रा में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक, मतलब बहुत सारी चीज इसमें पाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें ज्वार के बारे में पढ़ते हैं। मोटे अनाज में ज्वार के बारे में जानते हैं। चावल गेहूं के बाद बाजरा सबसे प्रमुख खाद्य फसल है, मतलब खाने वाला फसल है हमारे देश का। अगर बात करेंगे तो चावल गेहूं के बाद कौन सा लोग खाते हैं, तो ज्वार को खाते हैं। इसे उन क्षेत्रों में बोया जाता है जहाँ चावल गेहूं की खेती नहीं की जा सकती है, जहाँ चावल गेहूं की खेती नहीं की जा सकती वहाँ पर ज्वार का खेती किया जाता है। यह वर्षा पर निर्भर कृषि है, मतलब ये वर्षा पर डिपेंड रहता है। इसमें सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध नहीं होती। इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है, महाराष्ट्र में। 51% ज्वार पैदा करता है महाराष्ट्र, ठीक है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश का अन्य उत्पादक राज्य है, और ये सब कर्नाटक में भी, आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है और मध्य प्रदेश में भी इसका उत्पादन करता है। अब बोल रहा है कि मोटे तौर पर कितना है, 16.5% कृषिगत भूमि लगी हुई है, किसके लिए, ज्वार के लिए। इससे भारत 10% खदान उपलब्ध होता है। भारत में कितना, 10% खदान उपलब्ध होता है, खाने का व्यवस्था हो पाता है। भारत का 75% ज्वार भारतीय भागों में पैदा किया जाता है। भारत का कितना, 75% ज्वार पठारी भागों में, मतलब जो पठारी भाग है वहाँ पे पैदा किया जाता है। अब आते हैं बाजरा के बारे में जानते हैं। बाजरा क्या होता है, भारत के कुल कृषिगत भूमि कितना यूज किया जाता है बाजरा में, तो 7% भूमि पर उगाया जाता है, ठीक है। दिया हुआ है निर्धन लोगों के लिए, मतलब गरीब लोगों के लिए एवं पशुओं का यह प्रमुख आहार है। ये बाजरा कौन लोग खाते हैं, यहाँ पर लिख रहा है कि गरीब लोग खाते हैं ज़्यादा, पशु वगैरह लोग खाते हैं, ठीक है। यह बलुआ तथा उथली काली मिट्टी पर अधिकांश उगाया जाता है। कहाँ पे, बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। बाजरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो गुजरात है। गुजरात के बाद राजस्थान, उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र में बाजरा का उत्पादन किया जाता है। अब है रागी। तो रागी क्या है, यह शुष्क प्रदेश की फसल, मतलब जहाँ पे बारिश नहीं होती है, सूखा रहता है, वहाँ का यह फसल है। यह लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह से उगाई जाती है। बहुत सारी मिट्टी दिया हुआ जहाँ पे उगाया जाता है। कर्नाटक इसका सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है। सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य में उगाया जाता है, तो कर्नाटक में। इसके बाद तमिलनाडु दूसरा प्रमुख उत्पादक राज्य है। दूसरा नंबर पर कौन है, तमिलनाडु है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश में भी
रागी उत्पादन फसल के रूप में उगाई जाती है। मतलब कुछ कुछ और भी राज्य है जहाँ पे उगाया जाता है, लेकिन सबसे पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटक, जहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है किसका? रागी का। अब मकई के बारे में जानते हैं। मकई के बारे में हर एक लोग जानता है क्या होता है मक्का। यह भी एक अन्य महत्वपूर्ण मोटा अनाज है। यह भी क्या है? एक मोटे अनाज है जो मनुष्य के भोजन एवं पशुओं के चारा के लिए उपयोग किया जाता है। मनुष्य अपने खाने के लिए भी यूज करते हैं और पशु के खिलाने के लिए भी मकई का यूज किया जाता है। इसमें ग्लूकोज का मात्रा तथा मंड होता है। ग्लूकोज और मंड का मात्रा इसमें पाया जाता है। इस कारण से इसे पशुओं का मोटा करने के लिए खिलाया जाता है। मंड होने की वजह से क्या होता है? इसमें पशु इसको खाकर मोटा होता है। प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन के कारण निर्धन लोगों का प्रमुख भोजन है। ये जो गरीब लोग होते हैं, ये भी मक्का भी एक प्रमुख भोजन है, महत्वपूर्ण भोजन है। निर्धन मतलब याद रखना लोग, जो गरीब किस्म के लोग होते हैं उनको बोलते हैं। यह एक खरीफ फसल है। ये क्या है? एक खरीफ फसल है। खरीफ फसल हम लोग पढ़े थे, रबी खरीफ, ठीक है। तथा इसे खरीफ फसल किसको बोलते हैं? जो धान की खेती जब किया जाता है उसी टाइम, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? खरीफ फसल बोलते हैं। इसे 21 से 27 डिग्री तापमान तथा 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। कितना तापमान की आवश्यकता होती है? तो 21 से 27 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है और 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, ठीक है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। और जहाँ पे वर्षा कम हो रहा है वहाँ पे क्या करना पड़ेगा? पटौनी करना पड़ेगा, पानी पटाना पड़ेगा, मतलब सिंचाई करना पड़ेगा। यह फसल नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी में बहुत अच्छी तरह से उगती है। जो नदी द्वारा जलोढ़ मिट्टी बहा कर आता है उसमें ये कि फसल बहुत अच्छी तरह से होता है। मुख्यतः मैदानी भागों में फसल है आधुनिक प्रौद्योगिकी, मतलब नया टेक्नोलॉजी की यूज करके निवेश जैसे उच्च पैदावार देने वाले बीज, उर्वरक, सिंचाई के उपयोग मक्का का उत्पादन काफ़ी बढ़ा दिया गया है अभी तक। किसका यूज करके? तो नया टेक्नोलॉजी यूज करके, सिंचाई यूज करके, उर्वरक यूज करके। भारत में 3.2% कृषिगत भूमि का उपजाया जाता है। अब पूरा कृषिगत भूमि को अगर देखेंगे तो उसमें 3.2% भूमि पर ही क्या क्या उगाया जाता है? तो मकई का खेती किया जाता है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश मकई की खेती उत्पादन किया जाता है इन राज्यों में, ठीक है। और दिया हुआ है भारत में अधिकांश जनसंख्या शाकाहारी है। भारत में क्या? अधिकांश जनसंख्या शाकाहारी है। भोजन में दाल प्रोटीन के स्रोत है। हमारे यहाँ अगर शाकाहारी का बात करेंगे तो दाल क्या है? प्रोटीन का स्रोत है। जो नॉनवेज खाते हैं, मांस मछली खाते हैं, उन लोगों के लिए प्रोटीन का तो एक स्रोत है ही। जो शाकाहारी है, जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, मतलब मांस मछली जो नहीं खाते, उन लोगों के लिए क्या है? दाल एक प्रोटीन का स्रोत है। दाल हो गया, मशरूम हो गया, ये सब क्या है? एक प्रोटीन का स्रोत है, मुख्य स्रोत है। तो अभी यहाँ पर हम लोग दाल के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब दालों का अलग अलग प्रकार होता है, जैसे कि तूर, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, चना, ये सब क्या है? दाल का प्रकार है। दालों का उत्पादन अनुपात वृद्धि नहीं हुई। अगर दाल का उत्पादन हम लोग देखेंगे तो उसका वृद्धि अब तक नहीं हुआ। जिस अनुपात में अनाजों का उत्पादन में वृद्धि हुई है, दाल में वृद्धि नहीं हुई है, ठीक है। कुल फसल क्षेत्र का दालों की खेती प्रतिशत घट गया है। पहले से क्या हुआ है? दालों का खेती का प्रतिशत घट गया है और 90% तक इसकी खेती मुख्यतः शुष्क, मतलब सूखी कृषि तकनीक के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर दिया अरहर को छोड़कर बाकी अन्य दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर, अगर अरहर को छोड़ दे तो बाकी जितना दाल उगाया जाता है वो क्या काम करता है? सबसे बड़ा अच्छा काम करता है। क्या करता है? नाइट्रोजन, वायु से नाइट्रोजन ले लेता है और वहाँ का भूमि को क्या बना देता है? उर्वरक दे देता है। नाइट्रोजन मिलने से क्या होता है? भूमि उर्वरक उसके पास, उस भूमि के पास उर्वरक आ जाता है, ठीक है। और नाइट्रोजन लाने का काम क्या करता है? तो जितना भी दाल का फसल होता है उससे नाइट्रोजन क्या करता है? नाइट्रोजन मिलता है। कहाँ से? वायु से नाइट्रोजन मिल जाता है, ठीक है। इसीलिए लोग बोलते हैं कि अगर कहीं पर कुछ खेती कर रहे हैं, ठीक है, उसका उर्वरकता क्या हुआ? खराब हो गया है, तो उसको क्या करेंगे? वहाँ पर कैसा खेती करेंगे? कोई दाल का खेती कर लेंगे तो वहाँ पर क्या होगा? मिट्टी फिर से उपजाऊ हो जाएगा, ठीक है। इसको आमतौर पर अन्य फसलों के साथ फसल आवर्तन के रोपा जाता है। मतलब वही यहाँ पर चीज लिखा हुआ है कि एक फसल मान लो कि धान का खेती कर ली तो उसके बाद क्या करेंगे? दाल का खेती कर लेंगे तो वहाँ का उर्वरक
उर्वरकता क्या हो जाएगा, जमीन अच्छा हो जाएगा, फिर से फसल वहाँ पे अच्छा होने लगेगा। तो इसी को बोल रहा है कि आवर्तन, मतलब एक के बाद दूसरा खेती करने के लिए। दालें खरीफ रबी दोनों ऋतुओं में उगाई जाती है। कब ऋतुओं में उगाई जाती है, खरीफ और रबी दोनों ऋतुओं में दाल को उगाया जा सकता है, खरीफ में भी रबी में भी। ठीक है। अरहर, मूंग मूंग उर्द उड़द आदि खरीफ की फसलें हैं, जबकि चना मटर मसूर आदि का क्या है, रबी की फसलें। दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय दाल विकास कार्यक्रम 1986 से 87 में शुरू किया गया था, पर इसके परिणाम संतोषजनक नहीं रहे, मतलब इसका परिणाम अच्छा नहीं रहा। अब हम लोग पढ़ेंगे गन्ना के बारे में। ठीक है, तो गन्ना को सबसे देखो, इसमें क्या रहता है, कुछ कुछ पॉइंट याद रखना जरूरी है। अब हर एक चीज़ तो याद नहीं रख सकते। अब गन्ना होता है कैसा कैसा है, तो बांस के टाइप का होता है। ठीक है, ये क्या होता है, मीठा इसके रस निकलता है, सबको पता होगा। चीनी तैयार होता है इससे उद्योगों में जाकर। गन्ने जम भूमि कहा जाता है, गन्ने को क्या कहा जाता है, जन्म भूमि कहा जाता है। ये उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होता है। तो उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय, तो उपोष्ण उष्ण उष्ण कटिबंध क्षेत्र तो बता चुके हैं। उपोष्ण क्या होता है, जो उष्ण कटिबंध क्षेत्र के आसपास रहता है उसको हम लोग उपोष्ण बोलते हैं। जैसे कि ये वाला क्षेत्र, यहाँ कर्सर देखना है, ये पूरा क्या है, उष्ण कटिबंध है। उपोष्ण किसको बोलेंगे, ये जो लाइन खींचा हुआ है ना, इसके आसपास का क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे, उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र। चाहे इधर साइड भी आते हैं तो ये वाला लाइनिंग जो है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उपोष्ण कटिबंध बोलेंगे। ये सब क्या है, पूरा का पूरा उष्ण कटिबंध क्षेत्र है। कहाँ पे होता है, अब इसके लिए टेम्परेचर तापमान कितना चाहिए, तो 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए। और वर्षा कितना चाहिए, तो 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत होती है, खेती की जाती है। ठीक है, वर्षा वाले प्रदेश में सिंचाई की आवश्यकता होती है। जहाँ पे कम वर्षा होता है वहाँ पे क्या सिंचाई की आवश्यकता होगी, सिंचाई करके हम लोग उगाएंगे। ठीक है, अनेक मिट्टी, अब कौन कौन सा मिट्टी में पाया जाता है, तो अनेक प्रकार की मिट्टी में इसका उत्पादन होता है। जैसे गहरी दोमट मिट्टी दिया हुआ है, जल का प्रवाह अच्छा रहता है। अब गहरी दोमट मिट्टी में क्यों अच्छा होता है, इसलिए कि वहाँ पे क्या होता है, जल सोखने की क्षमता ज़्यादा रहता है, उसमें जल सोख कर रखता है। ठीक है, इसके कृषि के लिए उपयुक्त है। ठीक है, मिट्टी की उर्वरकता को जल्दी ही समाप्त कर देता है। इसका उर्वरक क्या हो जाता है, जिस मिट्टी पर लगाते हैं वहाँ का उर्वरकता क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है जल्दी। ठीक है, इसलिए हम लोग को इसमें खाद वगैरह काफ़ी मात्रा में देना पड़ता है। ठीक है, अब मुख्यतः लिख रहा है कि कौन सा क्षेत्र है भारत का होता है, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, मान लो कि एक पृथ्वी है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा अक्षांश होता है, तो यहाँ पे 0 डिग्री अक्षांश होता है। ठीक है, आइए एक एक कर करके बढ़ता है, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री। वैसे यहाँ से भारत जहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या होता है कि इधर 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मतलब 25 डिग्री के ऊपर। यहाँ पर मान लो कि यहाँ 25 डिग्री है, भारत का मैप यहाँ पे आता है। ठीक है, तो यहाँ से 25 डिग्री इसके ऊपर वाला पार्ट में पाया जाता है। ठीक, वहाँ पर परिस्थिति अच्छा होता है। अब है तिलहन। तिलहन की खेती के बारे में पढ़ेंगे। भारत विश्व की सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। भारत क्या है, विश्व के सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। कुल भूमिगत भूमि कितना, 12% पर इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तिलहन की फसलें उपजाई जाती है कितना, 12% पे। अब इससे क्या निकाले गए तेल हमारे भोजन का मुख्य अंग है, जो हम लोग भोजन करते हैं उसका मुख्य अंग है। इससे तेल जो निकाला जाता है, कुछ औद्योगिक रूप में भी यूज किया जाता है, कच्चा माल के रूप में। ठीक है, उपयोग किया जाता है। अब इसमें आ गए मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, असली और सूरजमुखी आदि भारत के उगाई गई प्रमुख तिलहन है। ये सब तिलहन का प्रकार है। कुछ तेल के बीजों का साबुन, प्रसाधन एवं उद्बटन आदि का प्रयोग किया जाता है। मतलब अलग अलग जगह साबुन बनाने में, चाहे
बटन मतलब होता है कि क्या होता है, शरीर में जो लगाने वगैरह के लिए तेल यूज करते हैं वो सब के लिए, ठीक है। इसमें है मूंगफली के बारे में भी दिया हुआ है तिलहन में। तो मूंगफली के बारे में दिया हुआ है, ये खरीफ फसल, मूंगफली क्या है, एक खरीफ फसल होता है। तो कुछ कुछ नाम भी याद रखना था कि कैसे पूछ लेता है कि मूंगफली कौन सा फसल होता है, खरीफ होगा कि रबी होगा, ठीक है, कि जायद होगा, मतलब इसमें से कोई भी हो सकता है, तो इस खरीफ फसल होता है, ठीक है। दूसरा बड़ा उत्पादक देश है, क्या है, मूंगफली के अगर दृष्टि से देखेंगे तो भारत दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। कुछ कुल भूमि पृष्ठ कितना यूज करता है, 3.6% पैदा करने के लिए यूज किया जाता है भूमि, खेती वाला भूमि। भारत में कुल तिलहनों का आधा उत्पादन मूंगफली से प्राप्त किया जाता है। जो तिलहन होता है भारत में, वो आधा कहाँ से, मूंगफली से ही प्राप्त किया जाता है। ये कहाँ पे, गुजरात के। इसके उत्पादन में भारत का सर्वप्रथम है। अन्य उत्पादन राज्यों में आंध्र प्रदेश भी है, कर्नाटक भी है, महाराष्ट्र भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पे, तो गुजरात में इसका उत्पादन होता है। उसके बाद है सरसों। इसके अंतर्गत क्या आता है, सरसों, तोरिया, तारामीरा आदि कई तिलहन शामिल है। यह रबी कटिबंधीय फसल है। अब उपोष हम बता चुके हैं क्या होता है, उष्ण कटिबंध और उपोष कटिबंध फसल है। इसकी कृषि भूमि के मध्य तथा उत्तर पश्चिम के भाग में रबी के मौसम में किया जाता है। कब, रबी के मौसम में इसका खेती किया जाता है, कृषि किया जाता है। पाला इसकी कृषि के लिए हानिकारक है, मतलब ठंडा अगर ज़्यादा हो जा रहा है तो इसके कृषि के लिए हानिकारक है। इस कारण से इसका उत्पादन बहुत ही प्रभावित हो जाता है अगर ठंडा मौसम हो गया तो। उत्पादन में वृद्धि के लिए नए औद्योगिक का विकास किया जाता है, नए टेक्नोलॉजी का विकास किया जाता है, जिसके उत्तम बीजों का प्रयोग किया जाता है तथा सिंचाई आदि भी शामिल किया जाता है, ठीक है। उत्पादन का 1/3 भाग राजस्थान द्वारा प्राप्त होता है। कहाँ पे 1/3 भाग कहाँ पे मिलता है, तो राजस्थान में मिलता है। सरसों का उत्पादन राजस्थान में 1/3 भाग राजस्थान में होता है, ठीक है। और बाकी उत्पादन कहाँ पे होता है, तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। प्रति हेक्टेयर उत्पादन हरियाणा तथा पंजाब में बहुत अधिक है। अगर प्रति हेक्टेयर मतलब 1 हेक्टेयर में, ठीक है, इसको एस से लिखते हैं, 1 हेक्टेयर में, तो 1 हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है, तो हरियाणा और पंजाब में होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसी के बारे में। असली तीसी, तो तीसी के बारे में तो तीसी कौन सा है, तो ये रबी तिलहन फसल है। क्या है, तीसी क्या है, रबी तिलहन फसल है, ठीक है। औद्योगिक उपयोग में तिल उत्तरी भारत में का खरीफ फसल है। अगर औद्योगिक उपयोग, इसका औद्योगिक उपयोग होता है, ठीक है, तिल उत्तरी भारत में। अगर उत्तरी भारत का बात करेंगे तो वहाँ पे क्या है, ये खरीफ का फसल है। मतलब जब खरीफ का फसल उगाया जाता है उसी टाइम उत्तरी भारत में इसको तिल को उगाया जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसे क्या है, रबी फसल है ये। दक्षिणी भारत में इसको रबी फसल कहते हैं, पढ़ लिया हम लोग, ठीक है। अब इससे और क्या क्या चीज होता है, तो सोयाबीन तथा सूरजमुखी भारत के अन्य महत्वपूर्ण तिलहन है। तिलहन में क्या क्या जाता है, सोयाबीन और सूरजमुखी भी आता है। सोयाबीन मुख्यतः कहाँ पे मिलता है, तो आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में उगाया जाता है, ठीक है। अगर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को बात करेंगे, दोनों मिलकर 90% सोयाबीन का पैदावार करते हैं, खेती करते हैं, ठीक है। सूरजमुखी फसल कहाँ पे मिलता है, तो दक्षिणी भारत में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, ये सब जगह पर मिलता है सूरजमुखी का खेती, ठीक है। अगर उत्तरी भारत में बात करेंगे तो उत्तरी भारत में यह उतनी महत्वपूर्ण फसल नहीं है, कौन, सूरजमुखी, किंतु सिंचाई के क्षेत्रों इसका उपज अधिक होता है। जो जहाँ पर सिंचाई होता है वहाँ पर इसका उपज अधिक होता है। अब हम लोग चाय की बात करेंगे। तो चाय का तो सबको जानते हैं, चाय पत्ती के बारे में। ये क्या होता है, पत्तियों को सुखाकर बनाया जाता है चाय का पत्ती, ठीक है, इसलिए बोला जाता है चाय पत्ती। अब इसके ये क्या होता है कि सादा बहार फसल होता है, मतलब हमेशा हरा हरा रहता है, कभी भी मतलब ये सूखता नहीं है, सूखा काट कर उसके बाद सुखाया जाता है तब सूखता है, ठीक है।
अब ये क्या है, ये क्या मतलब इसको हम कौन सा फसल में लेते हैं, तो पेय फसल, इसको हम लोग पेय फसल बोलते हैं। मतलब पीने वाला ये फसल है, इसको हम लोग पीने के लिए यूज करते हैं ना, तो इसलिए इसको पेय फसल बोलते हैं। अगर भारत का बात करेंगे तो विश्व में भारत दूसरा स्थान है किसका, चाय पत्ती का उत्पादन करने में, ठीक है। खपत में विश्व का क्या है, सबसे बड़ा देश है। अब देखो यहाँ पर उत्पादन में विश्व का दूसरा भाग है, मतलब इसको जितना यहाँ पे बनता है, ठीक है, जितना बनाया जाता है चाय पत्ती, उसमें विश्व का दूसरा भाग। लेकिन खपत में खर्चा, और खर्चा करने में भारत सबसे पहला देश है चाय पत्ती का। मतलब चाय पत्ती का खपत सबसे ज़्यादा कौन सा देश में होता है, तो भारत में होता है। रोपण के दृष्टि के अंतर्गत सर्वप्रथम अंग्रेजों द्वारा रोपण की दृष्टि, मतलब कब से शुरू किया गया था, तो अंग्रेजों ने इसको शुरू कराया था। कहाँ पे, ब्रह्मपुत्र घाटी के पास, कब, 1840 में, ठीक है। आज भी देश के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है ये, मतलब यहाँ पर बहुत सारा उत्पादक होता है चाय के। चाय के लिए कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण होता है, तो उष्ण और उपोष्ण कटिबंध, ये दोनों क्षेत्रों में चाय का उत्पादन किया जाता है। अब उष्ण और उपोष्ण क्या होता है, हम डायग्राम में भी दिखा चुके हैं, उसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। इसके लिए कितना डिग्री, मतलब कितना तापमान की जरूरत होता है, तो 25 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस का। अगर इसका वर्षा का बात करेंगे तो वर्षा कितना चाहिए, तो 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। मतलब वर्षा तो ज़्यादा चाहिए, लेकिन इसका एक क्या होता है कि ये ढलाव जमीन पर होता है। मतलब क्या होता है, पानी वहाँ पर टिकना नहीं चाहिए, उसके जड़ के पास पानी टिकना नहीं चाहिए, इसलिए ढलाव जमीन पर बोया जाता है कि पानी यहाँ से बहकर चला जाएगा। पानी का तो जरूरत होता है, लेकिन पानी इसके जड़ के पास जमना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसी चीज को यहाँ पर दिखा हुआ है। अब यहाँ पर कौन सा मिट्टी पे होता है उसके बारे में दिया हुआ है। तो मिट्टी क्या होना चाहिए, मिट्टी सुप्रवाहित मतलब क्या होता है, मतलब एक अच्छे मिट्टी होना चाहिए, ठीक है, जिसका मतलब क्या हो, वहाँ पे अच्छे तरीके से वहाँ पर फसल उर्वरक होनी चाहिए। मिट्टी में क्या क्या होना चाहिए, तो फास्फोरस, पोटास होना चाहिए, लोहा, ठीक है, ह्यूमस की मात्रा भी होनी चाहिए, ठीक है। ये सब मिट्टी में होना जरूरी है। अब यहाँ पे है झाड़ियों की सफाई और कटाई के लिए कॉफी मानव श्रम की आवश्यकता होती है। मतलब अगर यहाँ पर कॉफी का बागान, हमको लग रहा है यहाँ पर कुछ आया नहीं है, शायद कॉफी के बारे में दिया हुआ है, नहीं कॉफी नीचे है, मतलब काफी, सॉरी कॉफी नीचे है, यहाँ पे काफी दिया हुआ है, ठीक है। सफाई कटाई के लिए काफी मानव परिश्रम, मतलब इसमें श्रम मतलब क्या, ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है, ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। चाय के पत्तियों में ताजगी बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, संशोधित किया जाता है। बागान में ही उसको संशोधित किया जाता है, मतलब परिवर्तन किया जाता है चाय की पत्ती में, ठीक है। चाय के उत्पादन के प्रमुख एवं गौण, मतलब पहला है प्रथम और सेकेंडरी, दो प्रकार होते हैं, ठीक है। प्रमुख क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, जो सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, तो ब्रह्मपुत्र एवं सुरमा घाटी, पश्चिमी बंगाल, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, पहाड़िया, थालमी, ये तमिलनाडु होना चाहिए, यहाँ पर कुछ गलत लिखा हुआ है, में नीलगिरी के पहाड़ियों में उगाया जाता है, ठीक है। और सेकेंडरी मतलब गौन मतलब होता है सेकेंडरी, मतलब सेकेंडरी कहाँ पे पाया जाता है, तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश राज्यों में पाया जाता है। विश्व का अग्रणी चाय उत्पादक एवं निर्यात देश है। अगर हम लोग विश्व का बात करेंगे तो सबसे आगे है कौन, चाय का उत्पादन में और निर्यात में भी। अब कॉफी के बारे में बात करेंगे तो कॉफी क्या है, चाय की तरह ही एक क्या होता है, कॉफी होता है, लेकिन यह एक प्रकार का झाड़ी पर लगे हुए फल के बीजों में से प्राप्त होता है। ये क्या होता है, झाड़ी पर लगे हुए फल के बीजों से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। कॉफी का 3 गो प्रकार होता है, अरेबिका, लिबेरिका, रोबस्ता, ठीक है, 3 किस्म में होता है, ठीक है। जो कि भारत में सबसे ज्यादा कौन उगाया जाता है, तो अरेबिका उगाया जाता है। अब इसके बारे में पढ़ना है तो ये कहाँ पे उगाया जाता है, तो चूना युक्त मिट्टी, कौन सा मिट्टी में, तो चूना युक्त मिट्टी में उगाया जाता है, ठीक है।
किंतु मिट्टी के ह्यूमस आवश्यक होना चाहिए, ह्यूमस वहाँ पे होना चाहिए। फसल की एकत्रित करने वाले बीज भून पीस कॉफ़ी पाउडर बनाया जाता है। उसको बीज जो होता है उसको क्या किया जाता है, पीस कर कॉफ़ी पाउडर का बनाया जाता है। ठीक है, मानव को इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर कॉफ़ी का उत्पादन होता है। लगभग कॉफ़ी कहाँ पे उगाया जाता है, तो दक्षिणी भारत में उगाया जाता है, जो कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है कॉफ़ी का, तो कर्नाटक है। वे भारत में 70% कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, 70% कॉफ़ी का उत्पादन भारत में किया जाता है। तमिलनाडु नीलगिरी पहाड़ियों पर भी कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। पूर्वोत्तर भारत मतलब कि जो पूरब के देश है, पूरब का राज्य है, उसको मतलब पूर्वोत्तर भारत बोलते हैं। त्रिपुरा में प्रमुख उत्पादक राज्य है कॉफ़ी का। ठीक है, अब आते हैं बागवानी फसलें। तो बागवानी फसलें क्या हो जाता है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो बागवानी फसलें भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, फसलें की उपजाऊ की जाती है। अब कौन कौन सा अलग अलग फसल होते हैं, तो सबसे पहले फल आता है। बागवानी में क्या आता है, फल आता है, सब्जियां आता है, कंदमूल आता है, औषधीय दवा जो बनाने के लिए यूज किया जाता है, सुगंधदायक पौधे, ये सब बागवानी का पार्ट है। ठीक है, अभी ये कहाँ पे होता है, तो उष्ण और सुतोष कटिबंध। अब यहाँ पर उष्ण और सुतोष कटिबंध, अब सुतोष कटिबंध कहाँ पे होता है, सुतोष कटिबंध यहाँ पे होता है। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट इधर और इधर। शीतोष्ण कटिबंध ये दक्षिणी है, ये उत्तरी है। ठीक है, तो इधर भी शीतोष्ण है, इधर भी शीतोष्ण है। जहाँ पे टेम्परेचर कम, जहाँ पे तापमान कम जाता है उसको हम लोग शीतोष्ण बोलते हैं। जहाँ पे ठंडी का मात्रा ज़्यादा होता है। ठीक है, अब उस वैसा जगह पर ये उगाया जाता है। अब यहाँ पर अब अगर आम उत्पादन का बात करेंगे तो भारत क्या है, विश्व का अग्नि मतलब सबसे आगे देश है। अनगिनत किस्में के आम का उत्पादन में, अगर इसमें आम का उत्पादन में कहेंगे तो अलग अलग प्रकार का आम उगाया जाता है भारत में। ठीक है, इसका गिनती नहीं है। जैसे उत्तर उत्तर कहाँ कहाँ कौन कौन सा राज्य में, तो उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, बिहार। आम के लिए बिहार, अब देखो यहाँ बिहार और उत्तर प्रदेश लीची के लिए भी फेमस है। मेघालय क्या है, अनानास के लिए। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र अंगूर के लिए। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर सेब के लिए। नाशपाती, खुबानी और अखरोट के लिए कौन सा, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। कुछ स्थानों के नाम विशिष्ट फल से जुड़ा हुआ रहता है, जैसे कि नागपुर एवं चूरापुंजी का संतरा, मुजफ्फरपुर का लीची, ये सब एक फेमस नाम से जुड़ा रहता है। ठीक है, जलगांव का केला विशेष महत्व रखता है। केवल तमिलनाडु, महाराष्ट्र और मिजोरम राज्यों में बड़े स्तर पर केला कृषि होती है। अब यहाँ पर काजू का बागवान कहाँ पे पाया जाता है, काजू, काली मिर्च, नारियल भी महत्वपूर्ण है। विश्व के काजू कहाँ पे पाया जाता है, विश्व में काजू सबसे बड़ा निर्यात देश है कौन, भारत। भारत सबसे बड़ा निर्यात देश है, मतलब यहाँ से दूसरे देशों में जाता है काजू। इसकी कृषि मुख्यतः कहाँ पे काजू की कृषि किया जाता है, तो केरल और आंध्र प्रदेश में किया जाता है। काली मिर्च का कृषि कहाँ पे किया जाता है, तो ये भी केरल पश्चिमी घाट के पास किया जाता है। नारियल का कृषि कहाँ पे किया जाता है, तो केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के तटीय प्रदेश, मतलब तटीय प्रदेश मतलब समुद्र के किनारे, इसलिए कि जो केरल है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश क्या है, समुद्र के किनारे का देश है। अब यहाँ पे है अखाद्य फसलें। अखाद्य फसलें में यहाँ पर दिया हुआ है रबर के बारे में। तो रबर का भी उत्पादन होता है। ठीक है, रबर का भी फसल होता है। इसकी बागानी के कृषि कब से शुरू हुआ था, तो 1880 ईस्वी से। कामकोर और मालाबार में प्रथम हुआ था। ठीक है, उत्पादन व्यावसायिक उत्पादन मतलब कमाने के जरिया के लिए उत्पादन किया गया कब, 1902 ईस्वी में के ही आरंभ में हुआ था। रबर भूमध्य रेखीय जलवायु
के भूमध्य रेखीय किसको बोलते हैं, जो पृथ्वी का बीच वाला पार्ट रहता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, प्रकाश की किरण, मतलब यहाँ पर सूरज की रोशनी बहुत तेज आता है, बहुत यहाँ पर ज़्यादा धूप होता है, इस जगह पर ज़्यादा होता है, ठीक है। अधिकतम तापमान की यहाँ पर बोली दिया, अधिकतम तापमान, आर्द्रता यहाँ पे आवश्यकता होती है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, मेघालय के गारो पहाड़ियों में इसकी कृषि की जाती है। तो कुछ राज्य का नाम दिया गया है जहाँ पे इसकी कृषि की जाती है। अब पढ़ना है रेशेदार फसलें। तो रेशेदार फसलें किसको बोलते हैं, तो कपास, जूट, सन, प्राकृतिक रेशम, ये सब क्या है, रेशेदार फसलें, जिसको कपड़े वगैरह बनाने में काम देते हैं, या रस्सी वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है, ये सब क्या है, रेशेदार फसलें हैं। इसमें रेशम की कीड़ा भी होता है। रेशम की कीड़ा से बनाया जाता है, शहतूत के पत्तों पर पाया जाता है। कहाँ पे, शहतूत के पत्तों पे रेशम की कीड़ा पाया जाता है, ठीक है, जिसमें रेशम की रस्सी बनाया जाता है, उसका भी खेती होता है, उसका भी हम लोग बोल सकते हैं कृषि किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले कपास के बारे में पढ़ना है। तो भारत में कपास का मूल स्थान माना जाता है। सूती वस्त्र बनाने के उद्योग में कच्चा माल को प्रदान किया जाता है कपास के रूप में, ठीक है। ये कौन सा जगह पर होता है, तो उपोष्ण और उष्ण कटिबंध क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। तथा प्रमुखता इसे 210 दिन पाला रहित, मतलब ठंडा से बचाया जाता है, कितना, 210 दिनों तक, ठीक है। लावा निर्मित काली मिट्टी भारत के कपास उत्पादन में उपयुक्त है। कौन सा मिट्टी, लावा निर्मित काली मिट्टी भारत के कपास के उत्पादन में महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिक समय तक नमी बनाए रखता है। ये सब मिट्टी क्या होता है, नीचे में अधिक समय तक नमी बना कर रखता है, इसलिए ये मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। अब देखो, कपास के पौधों को बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए कि तेज और चमकीली धूप होना आवश्यक है, ठीक है। पकते समय शुष्क वातावरण, मतलब सूखा होना चाहिए वातावरण, ठीक है। पकने में इसको कितना टाइम लग जाता है, 6 से 8 महीने लगते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कपास को पकाने में। यह एक खरीफ फसल है। इसको कौन सा फसल बोलते हैं, इसको खरीफ फसल बोलते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र, कहाँ पे, कौन कौन सा राज्य में पाया जाता है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादन राज्य है। यह छोटे रेशे वाली कपास पाई जाती है। अब आते हैं जूट के बारे में जानते हैं। तो जूट, कपास के बाद जूट भारत की दूसरी उत्पादन रेशेदार फसल है, ठीक है। ये क्या है, दूसरी उत्पादन रेशेदार फसल है। इसे सुनहरा रेशा, क्या कहा जाता है, इसको सुनहरा रेशा या गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। बाढ़ में मैदान में जब हर वर्ष नई उपजाऊ मिट्टी का निक्षेपण होता है, तो उसमें जब मिट्टी का निक्षेपण होता है तो उसी में इसका क्या किया जाता है, खेती किया जाता है। जूट का बहुत अच्छा खेती वहाँ पे होता है, ठीक है। चिकना, मतलब चिकनापन में, जो मिट्टी में जिसमें चिकनापन होता है उस मिट्टी में ये इसका खेती किया जाता है। आवश्यकता गर्म एवं आर्द्र जलवायु होना चाहिए। रेशा तैयार होने के बाद इसे सड़ने के लिए, अब देखो रेशा तैयार हो गया, मान लो ये जम गया, अब इसको सड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, पानी में रखना पड़ता है, ठीक है। पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है, तो इसीलिए नदी के किनारे इसको बोया जाता है कि आसानी से काट कर क्या करेंगे, नदी में रख देंगे। डेल्टा, गंगा, निचला मैदान में से खेती के लिए उपयोग किया जाता है, मतलब नदी के पास ही इसका खेती किया जाता है। अब जूट द्वारा क्या होता है, क्या बनता है, रस्सी बनता है, चार्ट बनता है, बोरा बनता है, आदि का निर्माण किया जाता है। इसका पैकिंग के उपयोग में किया जाता है। बोरा वगैरह का उपयोग कब करते हैं, पैकिंग वगैरह करने में। वस्त्र भी बनाया जाता है, आकर्षण, दस्तकारी चीज़ें भी बनाई जाती है, बनाई जा रही है। देश विदेश में काफ़ी मांग है इसका, जूट का, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे औद्योगिकीय और संस्थागत सुधार। तो प्रौद्योगिकीय और संस्थागत सुधार मतलब होगा कि नया टेक्नोलॉजी को यूज करके कितना हम लोग कौन कौन सा संस्था बनाए और इसके सुधार के लिए क्या किए कि हम लोग का कृषि उपज अच्छा हो, ठीक है। भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है, मतलब बहुत हजारों वर्षों से की जा रही है। परंपरागत तरीके और
संस्थागत व्यवस्था के में समय के साथ परिवर्तन नहीं होने के कारण, मतलब हुआ क्या है, जो परंपरागत चलते आ रहा है उसी को लोग यूज करते आ रहा है, कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं कर रहा है। इसकी वजह से हम लोग कृषि जितना बढ़ना चाहिए था भारत में उतना नहीं फैला हुआ है। ठीक है, इसके इससे कृषि कार्य आर्थिक रूप से लाभप्रद नहीं हो पाया, मतलब इससे ज़्यादा हम लोग लाभ नहीं ले पाए। इसका कारण यही रहा है कि हम लोग नए नए टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर पाए हैं कृषि के क्षेत्र में। भारत में अधिकांश कृषि मौसम पर निर्भर करती है, मतलब वहाँ का मानसून कैसा है उस पर निर्भर करता है कृषि यहाँ का। ठीक है, सिंचाई के साधनों में बहुत सीमित विकास हुआ है, जितना सिंचाई का साधन मतलब पटौनी का साधन आजकल अब बड़े बड़े कंट्री में देखेंगे तो सिंचाई का साधन इतना अच्छे से महत्वपूर्ण तरीका आया हुआ है कि पानी का भी ज़्यादा पानी हम लोग ज़्यादा नुकसान भी नहीं करेंगे, सिंचाई भी अच्छे से हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ इंडिया का बात करेंगे तो सिंचाई का बहुत एक बड़ा दिक्कत है। उसके बाद अगर बात करेंगे नया नया टेक्नोलॉजी आया वो सब हम लोग ज़्यादा यूज नहीं कर पाते सकते, क्योंकि बिना कृषि सुधार लाना अत्यंत कठिन है। अब जो जब तक नया नया टेक्नोलॉजी यूज नहीं करेंगे तो हम लोग कृषि में सुधार नहीं ला सकते। अभी यही हम लोग बता रहे हैं कि जोतों की चकबंदी, जमींदारी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी ये सब क्या समाप्ति तथा सहकारिता के विकसित करने के का भी प्रयास किया गया है। जो मतलब स्वतंत्रता के बाद जो लोग चौकीदारी लोग करते थे, ठीक है, उन लोगों को विकसित करने का भी काम किया जा रहा है। तो स्वतंत्रता के बाद किया क्या गया, तो सबसे पहले स्वतंत्रता के बाद हम लोग बार बार सुनते हैं प्रथम 5 वर्षीय योजना बनाया गया भूमि के सुधार के लिए। ठीक है, इस लक्षित किया गया, किंतु भूमि सुधार अधिनियम का क्रियान्वयन ठीक तरीके से नहीं किया गया, मतलब जो क्रिया करना चाहिए था वो ठीक तरीके से सुधार के लिए नहीं किया गया। 1960 से 70 के दशक में कृषि में सुधार के लिए विशेष पैकेज भी लाई गई, मतलब कृषि के सुधार के लिए 2060 से 2070 में विशेष पैकेज लाया गया। अब कौन कौन सा पैकेज लाया गया उसके बारे में दिया हुआ है। पैकेज से गेहूं की कृषि हरित क्रांति के शुरुआत हुई। ठीक है, गेहूं की कृषि से हरित क्रांति का शुरुआत हुआ। हरित क्रांति हम लोग पढ़ चुके क्या होता है। इसके अंतर्गत उन्नत किस्म के संकर बीज, मतलब इसमें जो उन्नत किस्म के बीज जो बहुत महत्वपूर्ण, जिससे फसल क्या होगा, थोड़ा सा बीज देने से ज़्यादा फसल मिले, ठीक है, या कम जगह में ज़्यादा फसल उगे, उसी को हम लोग बोलते हैं उन्नत किस्म के बीज। ठीक है, रासायनिक खाद वगैरह आया बहुत सारा, ये सिंचाई वगैरह का सुविधा कुछ कराया गया, कीटनाशक दवा बनाया गया जो कीट वगैरह लग जाता है, मतलब कीड़ा मकोड़ा लग जाता है पेड़ पौधा पर, उसके लिए खाद्य उत्पादन में भी अपर्याप्त वृद्धि की गई तथा खाद्य सुरक्षा में यह एक मील तथा पत्थर साबित हुआ। यह मतलब एक महत्वपूर्ण चीज साबित हुआ। इसी दौरान श्वेत क्रांति ऑपरेशन भी आ गया। अब श्वेत क्रांति क्या है, इसके अंतर्गत क्या किया गया, दूध उत्पादन। दूध उत्पादन में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। ठीक है, दूध उत्पादन में भी अप्रत्याशित वृद्धि हुई। इस क्रांति के आगे, इसको हम श्वेत क्रांति बोलते हैं। ठीक है, दूध उत्पादन जो बनाए, ठीक, आगे बढ़ाने की सहकारिता विभाग पर भारत सरकार का काफी ध्यान दिया गया। विश्व क्रांति को, श्वेत क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए भी और भी ध्यान दिया गया। अब बात करते हैं 1980 से 1990 के दशकों में, मतलब 10 साल को हम लोग दशक बोलते हैं, व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। इसके संस्थागत तथा तकनीकी के विकास कार्यक्रम में विशेष ध्यान दिया गया। वर्षाधीन क्षेत्रों में जहाँ पर वर्षा नहीं होता है वहाँ पर कृषि का उन्नति तथा इसके विशेष प्रयास किए गए कि वहाँ पर कृषि अच्छा हो। तो प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति से किसानों को सुरक्षित करने के लिए, जो मान लो कुछ प्राकृतिक आपदा हो गया, मतलब मान लो बाढ़ आ गया, बाढ़ आने से क्या हो गया, खेती का नुकसान हो गया, चाहे सूखा पड़ गया, सूखा पड़ने से भी खेती का नुकसान हो जाता है।
तो इसके लिए किसानों को सुरक्षित करने के लिए फसल बीमा योजना बनाया गया। मतलब अगर फसल खराब हो जाता है तो उसका बीमा दिया जाएगा, ठीक है, उसमें कुछ पैसा दिया जाएगा, ऐसा योजना बनाया गया। किसानों के कम दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण बैंक सरकारी, मतलब कम दर पर क्या ऋण उपलब्ध कराने के लिए बहुत सारा बैंक खोला गया, ग्रामीण बैंक, सहकारी समितियां एवं अन्य बैंक स्थापित किए गए, ठीक है, मतलब कुछ पैसा दिलाने के लिए। भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड भी व्यक्तिगत दुर्घटना योजना लागू किया, ठीक है। इसके अलावा दूरदर्शन और आकाशवाणी पर, मतलब दूरदर्शन जो चैनल होता था, न्यूज़ चैनल, मतलब न्यूज़ चैनल नहीं, उस पर बहुत सारा न्यूज़ चैनल भी आता था और भी बहुत सारा चीज़ आता था, ठीक है। आकाशवाणी, जो आकाशवाणी रेडियो है, उस पर कृषि से संबंधित जानकारियाँ दिया गया, ठीक है, लोगों का किसानों तक पहुँचाने के लिए उस पर कृषि के बारे में जानकारी दिया गया, ठीक है। बिचौलियों, मतलब बिचौली का मिडिल क्लास जो लोग होते हैं उन लोगों को बोलते हैं बिचौलिया, ठीक है, कि शोषण से किसानों का सुरक्षित रखने के लिए, उन लोगों से किसानों को बचा कर रखने के लिए न्यूनतम सर्वप्रथम मूल्य एवं कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लिए लाभदायक खरीद मूल्य की सरकारी घोषणा कर दी। मतलब ऐसा किया गया है, कुछ खरीद मूल्य में अंतर रख दिया जो गरीब किसान है उन लोगों के लिए। अब यहाँ पर दे रखा है 1980 के दशक कृषि प्रदेश योजना आया था। कौन सा कृषि प्रदेश योजना आया था, की शुरुआत कब हुई थी? 1980 में। कृषि विकास प्रदेशी संतुलन को बल दिया गया, जिसमें दशक के कृषि विविधता पर जोर दिया गया, जैसे कि अधिक मूल्य वाली औषधीय पौधों की खेती, जिसमें अधिक मूल्य वाली औषधीय पौधे मतलब जो दवा बनाने वाला पौधा है उनकी खेती कराया जाए। कृषि में फसलों की खेती, मतलब फसल की खेती अलावा फसल की खेती के अलावा मतलब दुधारू पशुओं का पालन भी करें। जो लोग किसान हैं उन लोगों के लिए ऐसा किया गया है कि सिर्फ कृषि पर ही निर्भर नहीं रहे, बल्कि जैसे दूध पशुओं पालन करें, मुर्गी का पालन करें, पशु पालन करें, मछली पालन करें। इससे के विकास को बहुत प्रोत्साहित किया गया, ठीक है, किसानों को। कृषि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, अर्थव्यवस्था क्या था? रोजगार और उत्पादन में योजना। यहाँ पर है भारत में कृषि प्रधान देश होने के कारण भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में नींव, मतलब एक नींव का काम करता है। मतलब कोई चीज़ का नींव दिया जाता है ना, जैसे घर बनाया जाता है तो क्या किया जाता है, नीचे से खोद कर नींव खोदा जाता है, तो उसी को ले मतलब एक क्या बोलते हैं, एक बल का काम किया, ठीक है, पत्थर की तरह भांति महत्व रखती है, ठीक है। 2001 में देश की लगभग 63% जनसंख्या कृषि रोजगार प्राप्त की थी, ठीक है। उस टाइम 63% लोग क्या करते थे, कृषि रोजगार प्राप्त की थी। किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आज तक सकल घरेलू उत्पादन कृषि का योगदान नहीं रहा। सकल घरेलू उत्पादन, ठीक है, सकल घरेलू मतलब जीएसटी होता है, जो आज के नाम जीएसटी है, ठीक है। तो इसमें सकल घरेलू मतलब सकल घरेलू उत्पादन मतलब होता है कि घरों के उत्पादन के लिए जो पैसा इकट्ठा किया जाता है, ठीक है, मतलब देश के गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, एकदम लगातार घटती रही उसमें, लेकिन घटता रहा, जो एक चिंता का विषय है। कृषि की गिरावट, अभी ये घटा क्यों? तो कृषि में गिरावट होने की वजह से अन्य क्षेत्रों में गिरावट लाएंगे तथा यह क्षेत्रीय विषमता को बढ़ावा देगा। मतलब ये क्या हो रहा है कि ये क्या हो रहा है, कृषि के मतलब समाज को एक बहुत खराब स्थिति में लेके जा रहा है, ठीक है। यह सर्वथा कृषि पर आश्रित लोगों के हित में नहीं है, जो कृषि पर ही डिपेंड है उन लोगों के लिए हित में नहीं है, इसलिए कृषि का क्या हो रहा है, विकास नहीं हो पा रहा है। कृषि का महत्वपूर्ण समझते हुए भारत सरकार ने इसका विकास एवं वृद्धि के लिए इसके आधुनिकीकरण का प्रयास किया गया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, आधुनिकीकरण का प्रयास किया गया, मतलब नया चीज लाने की कोशिश किया गया कृषि में। इसके अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। मतलब इसमें क्या किया गया, कृषि विद्यालय की स्थापना की गई, पशु शिक्षा
सेवाएं तथा पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना भी की गई, जिससे क्या हो कि ये सब विकसित हो। बागवानी विकास भी योजना बनाया गया। मौसम विज्ञान और मौसम के पुनर्निर्माण के क्षेत्र के अनुसंधान संधान और विकास के आदि प्राथमिकता दी गई। ठीक है, ये सब चीज़ें सरकार के द्वारा किया गया, जिससे कृषि का महत्व आए भारत में। अब कृषि का यहाँ उत्पादन का एक टेबल दिया गया है। ठीक है, कृषि 2090 2080 में कितना था, 2092 में कितना हो गया, 2092 से 2001 तक। उद्योगों में कितना, यहाँ पर दिया है सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि कितना हुआ है उसके बारे में। उद्योग में क्या हुआ, गिरावट आया है, सब में, कृषि में भी गिरावट आया है, सेवाएं में सिर्फ सेवा बढ़ा हुआ है। ठीक है, अब उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई, परंतु इससे देश की पर्याप्त रोजगार नहीं हो पाए हैं। कृषि के विकास की दर कम हो रही है, यह स्थिति चिंताजनक है। ठीक है, अब यहाँ पर लिया हुआ है निम्न उत्पादकता के मुख्य कारक। ठीक है, कम मतलब कम उत्पादन क्यों हो रहा है, उसका कारण क्या है, तो सबसे पहला कारण दिया है जनसंख्या में वृद्धि से क्या हो रहा है, कृषि भूमिगत घट रहा है। घटता कृषि का भूमिगत मतलब भूमिगत का जो जहाँ पे कृषि होता है जिस भूमि पर, वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है जनसंख्या बढ़ने की वजह से। खेतों का छोटा आकार, यहाँ पर क्या हो रहा है, खेतों का छोटा आकार होते जा रहा है। भूस्वामित्व प्रणाली, अब भूस्वामित्व प्रणाली क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि ऑनरशिप, लोगों का भू मतलब क्या हो रहा है कि ऑनरशिप नहीं रह गया है जितना चाहिए, मतलब जमीन का मालिक। सिंचाई की कम सिंचाई की कम और अनिश्चित सुविधाएं, सिंचाई का सुविधा अच्छा नहीं है, इसलिए मौसमी वर्षा की अनिश्चितता, मतलब मौसमी वर्षा, जो वर्षा होता है मौसम वो क्या होता है उसका कोई निश्चित नहीं है, कभी होगा कभी नहीं होगा। कृषि योग भूमि का निर्मीकरण मतलब क्या होता है कि उसका ह्रास होना, खत्म होना। कम पूंजी निवेश, अब पूंजी का भी निवेश कम कर रहे, उससे भी क्या हो रहा है कि अच्छा कृषि नहीं हो पा रहा है। आधुनिक कृषि तकनीक का उपयोग नहीं किए जा रहे हैं। चाहिए आधुनिक कृषि तकनीक का उपयोग करने से क्या हो जा रहा है कि कीटनाशक, रासायनिक खाद, आधुनिक यंत्र का सीमित उपयोग है, मतलब जितना चाहिए उतना उपयोग नहीं कर पा रहे। कृषि शोध एवं प्रसार तंत्रों का अच्छी स्थिति में नहीं लिया, मतलब इसको हम लोग जो कृषि है इसको हम अच्छे से प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहे। कुछ उत्पादों का उचित मूल्य ना मिलना, मतलब ऐसा हो रहा है कि लोग बोते हैं लेकिन बोने के बाद पता चलता है कि इसका मूल्य अच्छा मिल ही नहीं रहे मार्केट में। ठीक है, बहुत सस्ता में बिक रहा है, तो उससे लोगों का फायदा, किसानों का फायदा नहीं होगा, तो नहीं करना चाहेगा लोग। सालों भर काम का अभाव होना, अब जो कृषि लोग करते हैं उन लोग क्या है, सालों भर फिर कोई काम नहीं कर पाते तो काम का भी अभाव हो जाता है। कृषि में वाणिज्यकरण का अभाव, ठीक है, इसमें क्या होता है कि वाणिज्यकरण का अभाव होता है। वाणिज्यकरण पर क्या होता है उसी के बारे में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे है वैश्वीकरण का भारतीय कृषि का बहुत बड़ा पड़ रहा है। वैश्वीकरण का भारतीय ग्लोबलाइजेशन में भारतीय कृषि पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। और ग्लोबलाइजेशन मतलब होता क्या है कि पूरा ग्लोब को हम लोग देखेंगे, उस पर भारत में क्या कृषि का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। वैश्वीकरण का अर्थ है कि देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना, मतलब हम लोग वैश्वीकरण का मतलब ये होता है कि जो भारत का अर्थव्यवस्था है उसके दूसरे देश के साथ जोड़कर देखना कि कैसा अर्थव्यवस्था भारत का है, तो उसके हिसाब से कृषि में देखेंगे तब भारत का वैश्वीकरण बहुत ही बुरा हाल है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सरकारी तंत्र की पकड़ ढीली पड़ गई है। अब विदेश के उत्पादन जिसमें कृषि जन्य उत्पादन भी शामिल है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि आसानी से भारत में बेचे जा सकते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है कि
अब भारत में उत्पादन हो नहीं रहा है अच्छा से कृषि का, तो होगा क्या, दूसरा देश भारत को निर्यात करेगा। अब भारत दूसरे देश से जब अनाज खरीदेगा, ठीक है, तब दूसरे देश से अनाज लेगा, तो इसका क्या होगा कि वैश्वीकरण होगा, मतलब भारत को ग्लोबलाइजेशन में अगर अर्थव्यवस्था देखेंगे तो खराब होगा। अगर भारत किसी देश को निर्यात करेगा कुछ भी चीज, तो उससे क्या होता है, उसका ग्लोबलाइजेशन, उसका वैश्वीकरण, अर्थव्यवस्था मतलब अच्छा होता है, ठीक है। मतलब अगर मान लो कि यहाँ का पैसा दूसरे कंट्री से बेचा, तो दूसरे कंट्री का जब जो मुद्रा होता है वहाँ इस कंट्री में आएगा, तो यहाँ का क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में सुधार आता है। जब हम लोग अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें इसको अच्छे डिटेल में समझेंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ है फसलों का प्रति एकड़ कम उत्पादन, भारत में भूमि का प्रति इकाई की फसलों का उत्पादन का जापान का 1/3 तथा संयुक्त राज्य अमेरिका का 1/4 है। मतलब यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ, भारत में भूमि के प्रति इकाई का फसलों का उत्पादन कितना है, जापान का जापान का अगर बात करेंगे उसमें होगा प्रति एकड़ जितना उत्पादन होता है जापान का, यहाँ पर उसका मान लो जापान में अगर 20 केजी प्रति एकड़, अगर 20 केजी तो बहुत कम हो गया, एक एकड़ में बहुत ज़्यादा होगा, 100 केजी मान लेते हैं, तो 100 केजी एक एकड़ में जापान में उग रहा है, तो भारत में कितना होगा, 100/3 केजी के बराबर हो गया, मतलब इससे बहुत कम। अगर अमेरिका से कंपेयर करेंगे तो 1/4 मतलब 100/4 मतलब 25 केजी ही भारत में उग रहा है एक एकड़ में, लेकिन अमेरिका में 100 केजी उग रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कितना का अंतर है। इसी कारण से क्या हो रहा है कि वैश्वीकरण हो रहा है, वहाँ पे अनाज का उपलब्धता ज़्यादा हो रहा है, अब भारत में कम हो रहा है, तो यहाँ पर से निर्यात नहीं कर पा रहा है भारत। अब इसको सुधारने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है, मतलब क्या टेक्नोलॉजी का यूज करे, अच्छे से टेक्नोलॉजी यूज करे भारत कृषि के क्षेत्र में। अब अगर ठीक क्या बोले, सड़क, बिजली, सिंचाई इस सब का व्यवस्था करे अच्छा से, तब कृषि अच्छा हो पाएगा। तो ये सब करने पर ही वैश्वीकरण अनुचित प्रभाव से बचा जा सकता है, ठीक है, अदरवाइज बचा पाना संभव नहीं है। अब पढ़ना है खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा क्या है, खाद्य सुरक्षा मतलब क्या कि हम लोग जो भोजन है उसका कैसे सुरक्षा करें। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान एक हमारे क्या है मूलभूत आवश्यकता है। सबसे पहले हम लोग क्या जरूरत होता है, रोटी खाने का, रोटी पहनने का, कपड़ा रहने का, मकान। भोजन के साथ साथ पोषण प्राप्त करना, यह सभी नागरिकों के लिए अत्यंत आवश्यकता है। हमारे देश के उन क्षेत्रों में जहाँ निर्धनता अधिक व्याप्त है, मतलब क्या है, गरीबी जहाँ ज़्यादा है, भूखमरी का समस्या है, इसके लिए निराकरण के लिए सरकार ने खाद्य सुरक्षा प्रणाली बनाई है। अब इसके लिए सरकार ने खाद्य सुरक्षा प्रणाली बनाई है, कौन सा, बफर स्टॉक और जन वितरण प्रणाली, ठीक है। दोनों के बारे में पढ़ते, इसके अंतर्गत क्या आता है। इसके अंतर्गत सस्ती दरों पर आवश्यकता ग्रामीण एवं अनाज शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में। अब इसके देखो, इसमें कहता क्या है, बफर स्टॉक में कि जो लोग गरीब किस्म के लोग हैं, गरीब किसान हैं, उन लोगों को सस्ती दर पे अनाज वगैरह दिया जाएगा, ठीक है। तो उसी के हिसाब से गरीबी की रेखा को देखते हुए, गरीबी की रेखा से नीचे वाला को नाम दिया गया बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। गरीबी रेखा से नीचे को बिलो पॉवर्टी लाइन, जिसको बीपीएल बोलते हैं, जिसका नाम बीपीएल में आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस गरीब के तख्ते से भी नीचे आता है। गरीब रेखा से ऊपरी वाला को बोलते हैं अबव पॉवर्टी लाइन, जिसको एपीएल बोलते हैं। तो जिसका बीपीएल में नाम रहेगा उसको क्या होगा कि अनाज वगैरह सस्ती दरों में उपलब्ध कराया जाता है सरकार के तरफ से। लेकिन इसका भी कुछ दुरुपयोग होता है, मतलब सही तरीके से उपयोग नहीं हो पाता। ऐसा लोग भी बीपीएल में नाम जुड़वा चुके हैं जिसको खाने के लिए सब चीज़ है, उसके पास पर्याप्त पैसा है, फिर भी अपना नाम बीपीएल में दे चुका है। तो इसका भी सही से मतलब ये भी सही से काम नहीं कर पाता है।
तो इसका अगर हम लोग चाहते हैं कि ये सही से काम करे तो उसके लिए क्या ज़रूरत है कि जो जो मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट की तरफ से अच्छे उस पर ध्यान रखा जाए, दृष्टि डाला जाए। ठीक है, जितना भी कठिनाइयाँ उसको दूर करने के लिए सबसे पहले तो है कि बीपीएल में उसी लोगों का नाम आना चाहिए जो गरीब, मतलब गरीब रेखा के नीचे आते हैं, मतलब पूरा गरीब है, गरीब रेखा के नीचे मतलब है पूरा गरीब है, उसी का नाम बीपीएल में होना चाहिए। अब यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है कि भारत में कितना मिलियन टन उत्पादन होता है, किस वर्ष में कितना टन हो रहा था चावल का उत्पादन, जिसे दिया हुआ है 2000 में इतना, 2001 से 2002 में इतना, 2002 से 2003 में इतना, ये सब उत्पादन होता है भारत में। वैसे टेबल करके दिया हुआ है गेहूं का, मोटे अनाज का, सारा चीज़ का। ठीक है, स्रोत भारत 2008 प्रकाशन विभाग। अब ये क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। वीडियो बड़ा हो रहा है लेकिन इसको आप लोग 2 पार्टों में करके देख लीजिएगा, हम एक ही पार्ट में इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर कृषि के क्षेत्र में मौलिक संरचना जैसे बिजली सिंचाई, मतलब बिजली के द्वारा सिंचाई करना, ग्रामीण सड़कें आदि आवश्यक सुधार जितनी जल्दी किया जाए कृषि में विकास के लिए उतना ही आवश्यक है। अगर कृषि का विकास चाहते हैं तो हर एक जगह जो सिंचाई किया जाता है तो लोग वहाँ पर बिजली के सहारे कर सके, ऐसा उपाय करना चाहिए। गेहूँ चावल की अपेक्षा उस क्षेत्र में उगने वाली खाद्य फसलों का बढ़ावा दिया जाए। अब देखो, जिस क्षेत्र में जो फसल हो अच्छा हो सकता है उस फसल को उसी क्षेत्र में उगाने की व्यवस्था किया जाए। अब यहाँ पर दिया हुआ है सतत पोषणीय आधार पर खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना अत्यंत आवश्यकता है। सतत पोषणीय मतलब क्या, हम लोगों को जीने के लिए जितना भी जरूरत चीज़ है वो सब का आवश्यकता करना जरूरी है, क्योंकि भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या में खाद्य सुरक्षा की जरूरत है। अब जैसे जैसे भारत की जनसंख्या क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो वैतना ही खाद्य मतलब क्या, भोजन सुरक्षा की जरूरत है। अगर हम लोग जनसंख्या बढ़ रहा है और मान लो कृषि नहीं होगा तो हम लोग खाएंगे पिएंगे कहाँ से, सब चीज़ पर तो उस कृषि पर ही डिपेंड है। फल सब्जी तिलहन औद्योगिक फसलों आदि की खेती में लगी हुई भूमि के निरंतर वृद्धि हो रही है, वही दूसरी ओर खाद्यान्न एवं दालों के अंतर्गत लगी भूमि घट रही। मतलब एक तरफ अगर बात करेंगे फल सब्जी या तिलहन का तो यहाँ पर तो फसलों का वृद्धि बढ़ रहा है, लेकिन अगर दूसरी ओर बात करेंगे दाल का, ठीक है, दाल वगैरह कहा गया, दालों का अंतर्गत भूमि क्या हो रहा है, घट रहा है। बढ़ती जनसंख्या के कारण गैर कृषि कार्यों के अंतर्गत भूमि का प्रतिक्षण बढ़ रहा है। मतलब अब जनसंख्या बढ़ रहा है तो गैर कृषि कार्य, मतलब अब जो गैर कृषि कार्य मतलब का दूसरा कार्य के अंतर्गत भूमि के प्रतिक्षण बढ़ रही है। मतलब वहाँ पर उस जहाँ पर कृषि होता था उस भूमि पर दूसरे कामों के लोग कर रहे हैं। हरित क्रांति में लगातार प्रौद्योगिकी मतलब कीटनाशी रासायनिक कारक मिट्टी का क्या करता है, न्यूनीकरण पर एक भारी समस्या है। इससे क्या होता है, मिट्टी का ह्रास होता है, मतलब मिट्टी खत्म होता है, खराब होता है। किससे, जो हम लोग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, हरित क्रांति जिसमें कीटनाशक दवा का यूज करते हैं, जिसके कारण से सिंचाई और असक्षम जल प्रबंधन, जल क्रांतता और लवणता की समस्या पैदा हो गई। मतलब क्या हो रहा है कि सिंचाई के लिए जितना जल चाहिए उतना जल नहीं मिल पा रहा है, और लवणता मतलब क्या, मतलब क्या हो जा रहा है, लवणता उसमें आ जा रहा है मिट्टी में, जिसकी वजह से पैदावार नहीं हो पा रहा है। वह किसानों के मुफ्त बिजली मिलने के कारण, किसान के मुफ्त बिजली मिलने के कारण भूमिगत जल की सिंचाई के साधनों द्वारा अंधाधुंध उपयोग किए जाने लगे। अब होता क्या है कि लोग को अगर मुफ्त में फ्री में बिजली मिल जाता है सिंचाई करने के लिए, मतलब पटौनी करने के लिए, लोग अंधाधुंध करना शुरू कर देता है, जितना मन करे उतना। उससे क्या हो जाता है कि जो भूमिगत का जल है वो क्या होता है, धीरे धीरे खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से कलों में पानी आना बंद होने लगता है, सुखाड़ आने लगता है। अब एवं श्रीमांत किसान
श्रीमंत मतलब मार्जिनल किसान होता है, जो लोग थोड़ा बड़े पैमाने पर खेती करते हैं, छोड़ने पर मजबूर हो गए। श्रीमंत मतलब क्या कि मार्जिनल बोल सकते हैं। तो मार्जिनल खेती करने वाले क्या हो गए, मजबूर हो गए छोड़ने पर। क्यों? अब हाँ, यहाँ पर श्रीमान का मतलब ये है वैसा किसान जिसके पास ये फैसिलिटी नहीं है, ठीक है, जो क्या बोलते हैं, बिजली पर सिंचाई करने का। तो अब उसके पास तो पानी नहीं मिल पा रहा है सिंचाई करने के लिए, तो वो लोग क्या हो रहा है, खेती छोड़ने पर मजबूर हो गए। हालांकि बड़े किसानों को गहरे एवं नलकूपों से भी जल की सुविधा मिलती है। बड़े किसानों को तो आसानी से जल मिल जाता है, लेकिन छोटे मोटे जो किसान होते हैं उन लोगों के जल की प्राप्ति नहीं हो पाती, उन लोगों को इसलिए खेती छोड़ना पड़ता है करने से। अपर्याप्त भंडार सुविधा एवं बाजार पर्याप्त अभाव के कारण बाजार के पर्याप्त अभाव के कारण किसानों के उत्पादन प्रभावित होता है। किसानों को कई तरह दोहरा नुकसान उठाना पड़ता है। किसानों को कभी कभी बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। इन खेतों में अच्छी उपज लेने के लिए महंगा पूंजी निवेश करना पड़ता है। अगर कोई चाहता है कि हम अच्छा कृषि करें तो उसके लिए एक बड़ा पूंजी भी लगाना पड़ता है, बड़ा पैसा भी लगाना पड़ता है, लेकिन जो छोटे मोटे किसान होते हैं तो लगा नहीं पाते हैं। दूसरी ओर फसल पर उचित समर्थक मूल्य न मिलने या कृषि प्राकृतिक आपदा के कारण फसल की क्षति हो जाना। प्राकृतिक आपदा मतलब क्या, जो प्राकृतिक आपदा उसको जो प्राकृतिक तरफ से किया गया, जैसे भूकंप वगैरह होता है, बाढ़ आता है, सुखाड़ आ जाता है, ये सब क्या है, प्राकृतिक आपदा है, जिसके कारण फसल क्षति हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। मजबूरी में फसल उत्पादन को बेचना पड़ता है। अतः छोटे किसानों का सुरक्षा के बिना सुरक्षा संभव नहीं। जब तक छोटे किसान के बारे में हम लोग नहीं सोचेंगे उस टाइम तक हम लोग फसल का सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है पशुपालन एवं दूध विकास भारतीय कृषि के छोटे। अब देखो, पशुपालन करके हम लोग दूध का विकास कर रहे हैं। भारतीय कृषि के छोटे एवं सीमांत किसानों का विकास में बहुत सहायक है। मतलब छोटे मोटे जो किसान हैं उनके लिए एक बहुत सहायक है, जो कि दूध का विकास कर रहे हैं पशुपालन करके। इसके द्वारा इसको आमदनी का बढ़ाया जा रहा है। जो सीमांत किसान है, छोटे मोटे किसान हैं, उसका आमदनी बढ़ाया जा रहा है तथा इसके जीवन का स्तर को सुधारा जा रहा है। इसके माध्यम से अर्ध शहरी मतलब जो जहाँ पे आधा शहर बसा हुआ है, आदिवासी जो आदिवासी लोग हैं क्षेत्रों में एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों के निवासियों के आमदनी को वृद्धि की बहुत संभावनाएं इससे बढ़ गया है। किससे? पशुपालन एवं दूध विकास से। भारत में विश्व का सबसे अधिक पशुपालन है। भारत का अगर बात करेंगे, विश्व का सबसे अधिक पशुपालन है। यहाँ विश्व का कितना 57% भैंस तथा विश्व का 14% गाय की जनसंख्या है। ऑपरेशन फ्लड द्वारा देश में दूध उत्पादन के काफी वृद्धि हुई है। किसके द्वारा? ऑपरेशन फ्लड के द्वारा। सरकारी तंत्रों को विकसित कर क्षेत्र में उजाला क्रांति का अंजाम दिया गया। इसी को क्या बोला जाता है? उजाला क्रांति। जो दूध का उत्पादन जो होता है उसको हम लोग उजाला क्रांति बोलते हैं। बिहार में सुधा दूध आता है। बिहार में बहुत नामी दूध है जो मार्केट में मिलता है। सहकारी समिति इस क्षेत्र में किसानों के लिए कार्य कर रही है। ठीक है, अब बागवानी को थोड़ा देख ले। तो बागवानी की दृष्टि बागवानी कृषि का भी विकल्प अब भारतीय कृषि के क्षतिज पर चमक रहा है। मतलब ये भी बढ़ गया है। स्वयंता सहायता समूह, स्वयंसेवी संगठन इस क्षेत्र में काम करे। कौन? स्वयंसेवी संगठन इस क्षेत्र में काम कर रही है। सब्जियों, फलों, फूलों, औषधीय, जड़ी बूटियां आदि की कृषि काफी तेजी से बढ़ रही है। कृषि मतलब बागवानी कृषि, सब्जी, फल, ये सब क्या बहुत तेजी से आज के डेट में हम लोग के देश में बढ़ रहा है। तो वीडियो बहुत लंबा हो गया, आप लोग 2 पार्ट में करके इसको देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।